क्या एक मामूली सा लड़का पूरे सैन जोन होली लैंड के मास्टर्स को अपने घुटनों पर ला सकता है? जब शांग याओ पीक को चारों तरफ से घेर लिया गया और यी चेन की मां को बेइज्जत किया गया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटा सा लड़का बीच सभा में डिंग वेयुअन की वो हालत कर देगा कि उसकी चीखें निकल जाएंगी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब यी चेन ने वो रहस्यमयी जेड पेंडेंट बाहर निकाला, जिसे देखकर बड़े बड़े एल्डर्स के पसीने छूट गए। आखिर इस बच्चे के पास सुप्रीम एल्डर की शक्तियां कहां से आईं और क्यों खुद सेक्ट हेड को इसके पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी? अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे यी चेन रातों रात इस पूरी इमॉर्टल लैंड का सबसे पावरफुल इंसान बन गया, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। रात के बीच में यी चेन की आंख खुलती है और वो खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में पाता है, जिसके साथ एक बस्टेड गर्ल सोई हुई है। क्या यी चेन कोई सपना देख रहा था? असल में इस आदमी का नाम यी चेन है, जो अब टिएनचेन कॉन्टिनेंट नाम की कल्टीवेशन की दुनिया में दोबारा पैदा हुआ है। यी चेन जिस सेट का हिस्सा है वो एक लो लेवल फोर्स है जिसका नाम सैनजुआन होली लैंड है। यहाँ सैनजुआन होली लैंड में यूसीएल, शिंटेंग टंची और सीएनओ नाम के 4 पीक्स हैं। उसकी माँ ही चिंग हु है, जो सीएनओ पी की लीडर है। उसके अंडर कई सारी डिसाइपल्स हैं और वो सब महिलाएं हैं। उसकी 7 खास डिसाइपल्स हैं जो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं और उनका स्वभाव बहुत ही अनोखा है, जिन्हें 7 ब्यूटीज ऑफ इमॉर्टल डेस्टिनी कहा जाता है। ये सातों सीनियर सिस्टर्स यी चेन से बहुत प्यार करती हैं और बारी बारी से उसका ख्याल रखती हैं। आखिर वो सिर्फ 7 साल का बच्चा जो है। आज यी चेन के साथ उसकी 4th सीनियर सिस्टर यू लिंगसी है। जैसे ही यी चेन गहरी नींद में जाने वाला था, उसके दिमाग में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई देता है। होस्ट टिएनचेन कॉन्टिनेंट में आपका स्वागत है। सुप्रीम होली बॉडी एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, एक्टिवेट हो रही है। अगले ही पल यी चेन के दिल में ऐसी जलन महसूस हुई जैसे कोई भयंकर आग लगी हो, जिससे वो जमीन पर गिर गया और दर्द के मारे तड़पने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ आते ही उसे अपनी कल्टीवेटिंग शुरू करनी पड़ेगी। तभी सिस्टम ने एक और प्रॉम्प्ट दिया। होस्ट, मैंने आपकी मेमोरी में शिनहुआंग मार्शल आर्ट्स जोड़ दी है। कृपया जितना जल्दी हो सके इसकी प्रैक्टिस करें। अपनी सांस और ची को कंट्रोल करना याद रखें ताकि आपका शरीर फट न जाए और आपकी मौत न हो जाए। सिस्टम द्वारा दिए गए शिनहुआंग मार्शल आर्ट्स को फॉलो करते हुए यी चेन ने उस बेकाबू एनर्जी को काबू में कर लिया। सुप्रीम इमॉर्टल बॉडी 10,000 सालों में मिलने वाली एक दुर्लभ फिजिक है, जो पलक झपकते ही आसमान और जमीन की स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख लेती है। शिनहुआंग आर्ट्स सबसे बढ़िया मार्शल आर्ट्स का एक कलेक्शन है। इसे प्रैक्टिस करने के बाद ये पहाड़ों और समंदर को हिला सकता है और आसमान और जमीन को चौंका सकता है। इन दोनों चीजों का साथ होना वाकई में जबरदस्त था। बधाई हो होस्ट, आपकी कल्टीवेशन मेथड पूरी हो गई है और आपका लेवल अभी नैसेंट सोल स्टेज का पहला लेवल है। सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा और चेक इन टास्क दिया जाएगा। यहाँ कल्टीवेशन बेस के लेवल्स इस तरह हैं: क्वी रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, कोर फॉर्मेशन, नैसेंट सोल, गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, डॉन चेन, महायाना, गॉड्स, 9 ट्रायल्स ऑफ ट्रिब्यूलेशन। छोटे यी चेन के पास पहले कोई कल्टीवेशन नहीं थी। अगर कोई टैलेंटेड इंसान भी हो तो उसे नैसेंट सोल स्टेज तक पहुंचने में कम से कम 30 साल लगते। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही घंटों में यी चेन न केवल नैसेंट सोल स्टेज पर पहुंच गया, बल्कि उसका शरीर भी साइज में बड़ा हो गया। उसी वक्त उसकी 4th सीनियर सिस्टर भी जाग गई। अगर उसे यी चेन के अचानक बड़े होने का पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इस मुश्किल घड़ी में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज गूंजी कि होस्ट ने 4th सिस्टर के बुधवार चेक इन टास्क को पूरा कर लिया है और उसे एक परमानेंट आइटम इल्यूजन चार्म मिला है। इसे शरीर पर चिपकाने से दूसरों को आपके बारे में इल्यूजन्स होने लगते हैं और न तो नजरों से और न ही छूकर असलियत का पता लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जल्दी में अलग अलग बॉडी टाइप्स की पहचान छुपाने के लिए किया जा सकता है। यी चेन ने फौरन उस इल्यूजन चार्म को अपने माथे पर चिपका लिया। 4th सीनियर सिस्टर ने यी चेन को हैरानी से देखा और कहा, तुम जमीन पर क्यों बैठे हो? तुम्हारे कपड़े इतने फटे हुए क्यों हैं? यी चेन ने चैन की सांस ली और सोचा कि इल्यूजन चार्म ने जरूर काम कर दिया है। उसने बहाना बनाया कि शायद नींद में चलने की वजह से वो गिर गया होगा। 4th सीनियर सिस्टर ने तुरंत यी चेन को गोद में उठा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो। सीनियर सिस्टर ने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगी। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम पहले से भारी हो गए हो? यी चेन ने घबराते हुए जवाब दिया, कल रात मैंने बहुत ज्यादा खाना खा लिया था। 4th सीनियर सिस्टर मुड़ी और बोली, तो तुम्हारा वजन बढ़ गया है। अब सुबह हो गई है, उठ जाओ वरना तुम्हारी माँ फिर से परेशान हो जाएंगी। तभी यी चेन को सिस्टम से एक साइन इन टास्क मिला, सिस्टम रिमाइंडर। अब होस्ट को एक नया टास्क दिया जाता है। 5th सिस्टर के पीछे जाओ और उनसे अल्केमी स्किल्स सीखो। यी चेन ने अपना सिर घुमाया और 4th सीनियर सिस्टर की ओर देखा। 4th सिस्टर, क्या आज का आपका कोई प्लान है? मैं चाहता हूं कि कोट पहने हुए 4th सीनियर सिस्टर ने जवाब दिया, मैं तो अपनी मेडिटेशन और कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करूंगी। तुम क्या करना चाहते हो? यी चेन का ध्यान अब उनकी बातों पर नहीं था, क्योंकि पीछे से वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। 4th सीनियर सिस्टर ने देखा कि यी चेन कुछ बोल नहीं रहा है, तो उन्होंने धीरे से मुड़कर उसे देखा। उनकी मुस्कान सीधे यी चेन के दिल पर लगी और उसके नाक से खून बहने लगा। यी चेन की ये हालत देखकर 4th सीनियर सिस्टर उसे उठाकर तुरंत अपनी माँ के पैलेस ले गईं। ही चिंग हु भी यह देखकर घबरा गईं।
फोर्थ सीनियर सिस्टर ने समझाया कि सुबह जब यी चेन उठा था तब तो ठीक था, पर अचानक नाक से खून आने लगा और वो बेहोश हो गया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उस वक्त भी यी चेन यही सोच रहा था कि आपने मुझे नीचे क्यों उतार दिया। ही चिंग हू ने घबराहट में एक पिल निकाली और कहा, शायद ये लिटिल चेन की पुरानी कल्टीवेशन का साइड इफेक्ट है। उम्मीद है कि मेडिसिन किंग वैली से मिली यह स्वॉलोइंग पिल उसकी मदद करेगी। उन्होंने वो पिल यी चेन के मुंह में डाल दी और फोर्थ सीनियर सिस्टर के साथ बेचैनी से उसके असर करने का इंतजार करने लगी। इसी बीच यी चेन ने पेट दर्द का नाटक किया, करवट बदली और चुपके से उस पिल को बाहर थूक दिया। उसने अपने शरीर से वो इल्यूजन चार्म भी हटा दिया जो उसकी बॉडी साइज को कंट्रोल कर रहा था। अगले ही पल यी चेन के शरीर से रोशनी का एक जोरदार धमाका हुआ। थोड़ी देर बाद यी चेन अपने असली साइज में वापस आ गया और एक जवान लड़के जैसा दिखने लगा। उसने हैरान होने का नाटक किया और खुशी से पूछा, माँ आपने मुझे कौन सी दवा दी, ये तो कमाल की है। अचानक फोर्थ सीनियर सिस्टर ने अपनी मुट्ठी तानी और यी चेन पर हमला कर दिया। वो चिल्लाई, तुम कौन हो, तुमने मेरे यी चेन के साथ क्या किया। लेकिन अब यी चेन के पास नैसेंट सोल स्टेज पर होने की वजह से यी चेन ने बड़े आराम से अपनी सिस्टर के हमले को रोक दिया। उसने फौरन अपनी फोर्थ सिस्टर को समझाया, फोर्थ सिस्टर ये वाकई में मैं ही हूँ, आपके पैर के तलवे पर एक तिल है, क्या यह साबित करने के लिए काफी नहीं है। ये सुनकर फोर्थ सीनियर सिस्टर दंग रह गई। यहाँ तक कि उनकी मास्टर को भी ये बात नहीं पता थी, सिर्फ यी चेन ही ये जानता था। अपनी चमकती आंखों के साथ ही चिंग हू ने यी चेन को गले लगा लिया और कहा, मैं महसूस कर सकती हूँ मेरे बेटे के शरीर में ऑरा का सैलाब उमड़ रहा है जो दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। मेरा लिटिल चेन आखिरकार मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने के काबिल हो गया। लेकिन यी चेन ने कहा, माँ मैं सबसे पहले खुद को छुपाने की कला यानी डिस्गाइज सीखना चाहता हूँ। ही चिंग हू ने हैरानी से देखा तो यी चेन ने समझाया, मुझे अचानक इतनी बड़ी शक्ति मिली है, मुमकिन है कि दूसरे लोग मुझसे जलने लगे। खुद को छुपाना सीखने से मुश्किल वक्त में मेरी जान बच सकती है। माँ ने सिर हिलाया और कहा, बात तो सही है, मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। तो फिर तुम अपनी थर्ड सीनियर सिस्टर के पास जाओ और उनसे आर्ट ऑफ डिस्गाइज सीखो। यी चेन को जाते देख फोर्थ सीनियर सिस्टर को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो बच्चा कल रात उन्हें गले लगाकर सोया था वो अचानक इतना हैंडसम लड़का बन गया। तभी उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। ओ नहीं, अगर यी चेन थर्ड सिस्टर के हाथ लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसी बीच एक दूसरे आंगन में एक बेहद खूबसूरत परी जैसी दिखने वाली लड़की को छींक आई। वो सोचने लगी, ये क्या हो रहा है, मुझ जैसी कल्टीवेटर को जुकाम कैसे हो सकता है। ये अन म्याओ हान थी। जब यी चेन वहां पहुंचा तो उसने गलती से थर्ड सीनियर सिस्टर को कपड़े बदलते हुए देख लिया। घबराकर यी चेन ने तुरंत माफी मांगी, लेकिन अन म्याओहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपने काम में लगी रही। यी चेन ने शर्माते हुए कहा, मैंने वो जादुई दवा पी ली थी और अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये सुनकर अन म्याओहान ने यी चेन को गौर से देखा और जवाब दिया, वाकई तुम अब काफी लंबे और हैंडसम हो गए हो। अपनी ऐसी तारीफ सुनकर यी चेन और भी ज्यादा शर्मा गया और उनकी आंखों में देख भी नहीं पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वो उसे कच्चा ना चबा जाए, लेकिन अन म्याओहान उसे चिढ़ाती रही और बोली, तुम तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगे हो। यी चेन ने सोचा कि थर्ड सीनियर सिस्टर वाकई में चार्म आर्ट्स की उस्ताद हैं। उनकी हर बात और हरकत ख्यालों में खो जाने जैसी थी। अचानक अन म्याओहान ने बात बदली, तुम यहाँ आर्ट ऑफ डिस्गाइज सीखने आए हो ना। यी चेन ने हाँ कहा। तब थर्ड सिस्टर ने समझाया, इस कला को सीखने के लिए तुम्हें चेहरे के 4 हिस्सों की गहरी जानकारी होनी चाहिए, स्किन, मसल्स, बोन्स और टेंडन्स। तुम्हें ये किताबें पढ़नी होंगी। लेकिन जब यी चेन ने किताबें खोली तो उसे कुछ समझ नहीं आया। ये तो मैथ्स से भी ज्यादा मुश्किल था। ऊपर से थर्ड सीनियर सिस्टर उसे लगातार घूर रही थी, जिससे शांति से पढ़ना नामुमकिन था। वाई चेन ने सोचा कि वो किताबें लेकर चला जाए, पर एन म्याओहान ने उसे रोक दिया और कहा, मेरी ये किताबें टॉप सीक्रेट हैं, तुम इन्हें कमरे से बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। एन म्याओहान के दबाव की वजह से यी चेन को मजबूरी में वहीं रुकना पड़ा। ये सब बस इसलिए था ताकि यी चेन जल्द से जल्द आर्ट ऑफ डिस्गाइज सीख सके। थोड़ी देर बाद अन म्याओहान को गर्मी लगने लगी और वो कमरे से बाहर चली गई। यी चेन मन ही मन सोचने लगा, क्या आप मुझसे भी ज्यादा हॉट हो सकती हैं? और इतनी देर हो गई पर मेरा ध्यान अब भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तभी कमरे के बाहर से किसी ने आवाज दी, थर्ड सीनियर सिस्टर, मास्टर ने सबको मीटिंग हॉल में बुलाया है। वाई चेन ने बाहर भागकर एक नौकरानी से पूछा कि क्या हुआ है। उसने बताया, दिंग वेयुआन फिर से कुछ ढूंढते हुए आया है और उसने हमसे मास्टर यू शाओफंग के जन्मदिन के लिए गिफ्ट तैयार करने को कहा है, वो भी अपनी मर्जी की लिस्ट के हिसाब से। इससे पहले कि यी चेन और कुछ पूछता, थर्ड सीनियर सिस्टर पीछे से गुस्से में चिल्लाई, उस यू शाओफंग की हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्हें वाकई लगता है कि हम उनसे कमजोर हैं? चलो मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो शांग याओ पीक में क्या तमाशा करना चाहता है। वो हाथ में कोड़ा लिए कातिलाना अंदाज में बाहर निकली। मीटिंग हॉल में डिंग वेयुआन बड़े घमंड के साथ बैठा था और सबको डांट रहा था, कितने दिन बीत गए, तुम्हें बस ये फालतू सामान तैयार करना था, तुम लोग क्या कर रहे हो? हे चिंग हू ने शर्मिंदगी के साथ कहा, ये शांग याओ फोंग की तरफ से लॉर्ड के जन्मदिन का तोहफा है, इसमें बहुत कीमती जड़ी बूटियां भी हैं। अगले ही पल डिंग वेयुआन ने हे चिंग हू के सिर पर वार किया और चिल्लाया,
क्या मैंने तुम्हें ये कचरा तैयार करने को कहा था? ये देखकर फोर्थ सीनियर सिस्टर यू लिंगसी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, एक छोटे से एल्डर होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीक मास्टर की बेइज्जती करने की? अगर ही चिंग हू ने उन्हें न रोका होता तो शायद वहीं लड़ाई शुरू हो जाती। डिंग वेयुआन को उम्मीद नहीं थी कि यू लिंगसी उसका सामना करेगी। उसने धमकी देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम सान वान होली लैंड में नहीं रहना चाहती? सान वान के चारों पीक्स हमारे यूसीएलपी की छाया में जिंदा हैं। तुम्हारी क्या औकात है जो मुझ पर चिल्लाओ? उसी वक्त थर्ड सीनियर सिस्टर अन म्याओहान वहां पहुंची और दूर से ही करारा जवाब दिया। मैं बहुत देर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन रही थी तो पता चला कि एक कुत्ता अंदर घुस आया है। गुस्से के मारे डिंग वेयुआन कांपने लगा और बोला, ठीक है, तुम लोग बहुत बिगड़ गए हो। मैं मास्टर को रिपोर्ट करूंगा और अगले महीने से तुम्हें एक चवन्नी भी नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो जाने लगा तो हे चिंगहू ने पीछे से माफी मांगते हुए कहा, एल्डर डिंग शांत हो जाइए, ये सब एक गलतफहमी थी। हम माफी मांगना चाहते हैं, कृपया मास्टर चिन से कोई शिकायत मत कीजिएगा। ये सुनकर डिंग वेयुआन रुका और ठंडी आवाज में बोला, माफी? तुम इस गिफ्ट की भरपाई कैसे करोगी? ही चिंग हू ने कहा, आप जो चाहते हैं अगर हमारे पास होगा तो हम जरूर देंगे। तब डिंग वेयुआन ने अपनी गंदी नीयत दिखाते हुए कहा, मैंने सुना है कि जूनियर सिस्टर अनचाम दिखाने में बहुत माहिर है। अगर वो मेरी अच्छे से सेवा करे तो मैं खुश हो जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। सबको हैरान करते हुए अन म्याओहान बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। ही चिंग हू उसे रोक भी नहीं पाई। अन म्याओहान उसके करीब गई और बड़े ही कातिलाना अंदाज में कहा, लेकिन मेरे तरीके बहुत ही जबरदस्त हैं। मुझे डर है कि एल्डर डिंग अपनी ताकत खोने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अन म्याओहान ने आगे कहा, मेरी एक और सिस्टर है जिसने मेरी ही तरह आर्ट सीखी है, क्या आप उनके साथ ट्राई करना चाहेंगे? ये सुनकर डिंग वेयुआन खुशी से अपना सिर हिलाने लगा। तभी उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत महिला उनकी तरफ आ रही है। सीनियर सिस्टर, आपने मुझे क्यों बुलाया? उस लड़की ने पूछा। अन म्याओहान ने शरारत से कहा, शाओदाई, इस एल्डर को जरा दिमाग हिला देने वाला और हड्डियां तोड़ देने वाला मजा चखाओ। जी बिल्कुल, एल्डर डिंग कृपया मेरे पीछे आइए। उस वक्त डिंग वेयुआन पूरी तरह से उसके जादू में खो चुका था और शियाओदाई के पीछे चल दिया। उन दोनों के जाने के बाद अन म्याओहान अचानक जोर जोर से हंसने लगी। पीछे खड़े लोग बहुत हैरान थे और आपस में पूछने लगे, ये कौन है? मुझे तो स्यांग याओ पीक में ऐसी कोई डिसाइपल याद नहीं है, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। थोड़ी देर बाद बिस्तर के पास से शाओदाई ने एल्डर डिंग को इशारा किया, एल्डर डिंग जल्दी आइए। अब डिंग वेयुआन खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उस पर झपट पड़ा, लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि उस लड़की के पास उससे भी बड़ी चीज निकली। अगले ही पल उसे लात मारकर कमरे से बाहर फेंक दिया गया। डिंग वेयुआन दर्द के मारे अपना पेट पकड़कर कांपने लगा और बोला, तुम तो असल में एक आदमी हो। संग याओ पीक में एक आदमी है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यी चेन था जिसने भेष बदला हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आर्ट ऑफ डिस्गाइज पूरी तरह सफल रही। डिंग वेयुआन गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, मैं अभी पीक मास्टर को तुम्हारी शिकायत करूंगा और तुम्हें कड़ी सजा दिलवाऊंगा। यी चेन ने उसे फिर से एक लात मारी और चिल्लाया, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यी चेन ने उस मुसीबत पैदा करने वाले एल्डर यू शाओफंग के आदमी डिंग वेयुआन को घायल कर दिया। जल्द ही यह खबर एल्डर यू शाओफंग के कानों तक पहुंच गई, इसलिए तीनों एल्डर्स घायल डिंग वेयुआन को लेकर स्यांग याओ पीक पर मामले की जांच करने पहुंचे। डिंग वेयुआन ने चिल्लाकर कहा, स्यांग याओ पीक सिर्फ महिला डिसाइपल्स के लिए है, पर यहाँ आदमी भी हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन हे चिंग हू अपनी बात पर अड़ी रही कि स्यांग याओ पीक पर कोई आदमी नहीं है। डिंग वेयुआन ने गुस्से में मेज पर हाथ पटका, वो तुम्हारी जूनियर सिस्टर शाओदाई है, वो असल में भेष बदला हुआ एक आदमी है। ही चिंग हू ने जवाब दिया, संग याओ पीक पर इस नाम का कोई नहीं है। एल्डर डिंग बकवास मत कीजिए, आप अनजान बनने का नाटक कर रही हैं। आपने ही तो उसे कहा था कि मुझे ले जाकर। डिंग वेयुआन की बात अचानक बीच में ही रुक गई। ये देखकर अन म्याओहान ने पूछा, क्या करने को? आगे बोलिए एल्डर डिंग, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप हमारी सियानो पीक की महिला डिसाइपल्स के नहाने वाली जगह के पास सिर्फ अंडरवेयर में क्या कर रहे थे? नियमों के मुताबिक आउटर पीक के डिसाइपल्स को सियानो पीक के ट्रेनिंग रूम के पास आने की इजाजत नहीं है और उस जगह तो बिल्कुल नहीं जहां सब बिना कपड़ों के नहाती हैं। ये सुनते ही डिंग वेयुआन के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचा। एल्डर शन लू को भी लगा कि कुछ गलत है। उन्होंने तुरंत डिंग वेयुआन से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा था। डिंग वेयुआन ने सोचा, मैं ये तो कभी नहीं कह सकता कि मुझे बेवकूफ बनाया गया था। अगर एल्डर शान लू को पता चला तो मैं मारा जाऊंगा। उसे खामोश देख तीनों एल्डर्स को शक हो गया कि यह जरूर कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया है। स्यांग याओ पीक पर सब जानते थे कि छोटे बच्चे यी चेन के अलावा वहाँ कोई और मर्द नहीं है। आपस में बातचीत करने के बाद आखिर में उन्होंने इसे एक गलतफहमी करार दिया। डिंग वेयुआन के माफी मांगने के बाद मामला सुलझ गया। फोर्थ सीनियर सिस्टर ने कहा, थर्ड सीनियर सिस्टर, आपकी चाल बहुत ही कमाल की थी। वो हरामी डिंग वेयुआन अब भविष्य में कभी मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं तो इतना शानदार प्लान सोच भी नहीं सकती थी। ये किसका आइडिया था? अन म्याओहान ने जवाब दिया, ये यी चेन का आइडिया था। उसने कहा था कि वो डिंग वेयुआन को सबक सिखाना चाहता है और उसने वैसा ही किया। अब ऐसा लगता है कि हम उसे छोटा बच्चा समझकर ट्रीट नहीं कर सकते। इसी बीच यी चेन अपनी पढ़ाई के कमरे में बैठा पिछली लड़ाई के बारे में सोच रहा था।
तभी सिस्टम ने उसे बधाई दी। बधाई हो होस्ट, आपने लर्न डिस्गाइज टेक्निक साइन इन टास्क पूरा कर लिया है और आपको इनाम में मास्टरी ऑफ पपेट्री के साथ 15 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे ही ये शब्द गूंजे, यी चेन के दिमाग में पपेट्री बनाने का सारा ज्ञान आ गया। यी चेन को ये नहीं पता था कि उसकी थर्ड सीनियर सिस्टर और फोर्थ सीनियर सिस्टर दरवाजे के बाहर छुपकर उसे देख रही हैं। यू लिंगसी ने धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हमारा इस तरह छुपकर देखना ठीक है? अनमियाओहन को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वरना हमें लिटिल चेन के राज का कैसे पता चलेगा? मुझे शक है कि यी चेन को कोई अजीब टेक्निक मिली है जिससे वो रातों रात इतना बदल गया। शायद वो अभी अंदर उसी की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी कमरे के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। अब अगर हम अंदर झपटें तो हम उसका अनजाना राज पकड़ सकते हैं। अनम्याओहन ने अचानक दरवाजा खोला और चिल्लाई, पकड़ लिया तुम्हें। वहां उन्होंने देखा कि यी चेन के दोनों हाथ एक फीमेल पपेट्री की जांघों पर थे। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या करना चाहता है। ये दोनों खूबसूरत सीनियर सिस्टर्स उसे चिढ़ाने लगीं कि वो उसकी मदद कर सकती थीं। यी चेन घबराकर चिल्लाया, ये एक गलत फहमी है, ये गुड़िया एक पपेट्री है जो मैंने बनाई है। पता चला कि यी चेन ने अभी अभी मास्टरी ऑफ पपेट्री सीखी थी और वो उसे बस आजमा रहा था, लेकिन उसे गलत समझ लिया गया। पूरी बात सुनने के बाद दोनों बहनें दंग रह गईं। मास्टरी ऑफ पपेट्री बहुत ही गहरी कला है जिसे पूरे सैन जुआन होली लैंड में कोई नहीं जानता। इस छोटे से लड़के ने इसे खुद ही सीख लिया और ऐसा लगता है कि इसकी कंप्लीशन रेट भी बहुत ज्यादा है। अपनी बहनों के हैरान चेहरे देखकर यी चेन को समझ आ गया कि ये मास्टरी ऑफ पपेट्री कितनी महान चीज है। उसने सोचा कि भविष्य में उसे अपनी शक्तियों को छुपाकर रखना चाहिए। तभी थर्ड सीनियर सिस्टर अनम्याओहन ने उत्सुकता से पूछा, इस पपेट्री के शरीर पर ये 5 ग्रूव्स किस लिए हैं? यी चेन ने बताया कि ये सिंगी के लिए अपग्रेड इंटरफेसेस हैं। भविष्य में इनमें एनर्जी क्रिस्टल्स लगाए जा सकते हैं जिससे ये एक बैटल फॉर्म में बदल जाएगी। जब वो गर्व से अपनी पपेट्री के बारे में बता रहा था, तभी इस सिस्टम ने एक और टास्क दिया। होस्ट को नया टास्क दिया जाता है, बैक माउंटेन पर जाओ और वहां के 1000 ईयर ओल्ड पाइन ट्री के नीचे साइन इन करो। दूसरों को ये शक न हो कि सिंगी एक पपेट्री है। यी चेन ने अपनी थर्ड सिस्टर से कपड़ों का एक सेट उधार लिया। सीनियर सिस्टर से कपड़े उधार लेकर यी चेन बैक माउंटेन की तरफ निकल गया। बैक माउंटेन उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सोचने लगा कि आखिर इस 1000 ईयर ओल्ड पाइन ट्री को कहां ढूंढूं। उसने सिंगी से कहा, चलो हम अलग हो जाते हैं, अगर तुम्हें वो मिल जाए तो मुझे बुला लेना। हालांकि सिंगी के पास खुद की कोई कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन यी चेन के ट्रू एसेंस की वजह से वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तभी सीन बदलता है और डिंग वेयुआन अपनी गंदी नीयत के साथ सिंगी को निशाना बनाता है। मौका पाकर उसने सिंगी की पीठ पर अपने हाथ से वार किया। डिंग वेयुआन ने धमकी देते हुए पूछा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारे सिएनो पीक ने किसी आदमी को छुपा रखा है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। डिंग वेयुआन चिढ़ गया और बोला, कोई जवाब नहीं? एक मामूली सी डिसाइपल भी अब मुझसे नहीं डरती? लगता है अब तुम्हें थोड़ा तड़पना पड़ेगा। उस दिन की वजह से मुझे बुरे सपने आते हैं, आज तुम्हें वो कर्ज चुकाना होगा। चलो अपना चेहरा दिखाओ। जैसे ही डिंग वेयुआन ने उसका स्कर्ट उठाया तो उसे अंदर का नजारा देखकर झटका लगा, क्योंकि वहां लगातार घूमने वाले गियर्स लगे हुए थे। उसने सोचा कि यह ढांचा वैसा नहीं है जैसा उसने किताबों में पढ़ा था। उसी वक्त यी चेन सही समय पर वहां पहुंचा और उस नीच इंसान को लात मारकर दूर फेंक दिया। उसने कहा, डिंग वेयुआन, तुम सांग याओ पीक पर छुपकर आए और एक महिला डिसाइपल पर हमला किया। लगता है तुम अपनी जिंदगी से थक चुके हो। लेकिन डिंग वेयुआन गुस्सा होने के बजाय हंसने लगा। आखिरकार तुम सामने आ ही गए। अब मुझे यकीन हो गया कि उस दिन जो हुआ वो कोई वहम नहीं था। पिछली बार मैं तुम्हारे हमले के लिए तैयार नहीं था, और इस बार तुम्हें मेरी असली ताकत का पता चलेगा। डिंग वेयुआन की कल्टीवेशन लेवल अब नासेंट सोल स्टेज के तीसरे लेवल पर थी। उसने अपनी तलवार निकाली और यी चेन पर हमला कर दिया। भले ही यी चेन नासेंट सोल स्टेज के पहले लेवल पर था, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं था, इसलिए वो बस बचकर भाग रहा था। जब डिंग वेयुआन बहुत देर तक उसे छू भी नहीं पाया तो उसने ताना मारा, कमीने लड़के, तुम भागते बहुत तेज हो। तुम्हें लगता है कि तुम भागते रहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? यी चेन ने सोचा कि उसकी सुप्रीम इमॉर्टल बॉडी एक ही सांस में आसमान और जमीन की स्पिरिचुअल एनर्जी सोख सकती है। वो उसे ताकत में नहीं हरा सका, पर उसे थका जरूर सकता है। डिंग वेयुआन को यी चेन के इशारों का मतलब समझ नहीं आया, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहता था, पर अब इसकी जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर अपनी तलवार में लगा दी और एक जोरदार सोड ची छोड़ी जो कई मीटर लंबी थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बचने का समय ही नहीं था। मुसीबत की इस घड़ी में यी चेन ने जमीन से एक पत्थर उठाया, उसमें अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी भरी और उसे पूरी ताकत से फेंका, जिससे वो हमला रुक गया। ये देखकर डिंग वेयुआन हका बका रह गया। उसने पूछा, ये किस तरह का दांव है? यी चेन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम इसे दांव कहते हो? बस एक पत्थर उठाओ और इस्तेमाल करो, ये तो बच्चों की लड़ाई जैसा है। उसने आगे कहा, किसने कहा कि सिर्फ दिखावे वाले दांव ही असली होते हैं? अगर कोई चीज काम कर जाए तो वही सही है। ये तुम्हारी दिखावटी तकनीकों से कहीं ज्यादा काम का है। इस बार डिंग वेयुआन सच में आग बबूला हो गया।
उसकी सबसे खास तकनीक का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई। उसने एक के बाद एक कई सोर्ची छोड़ना शुरू कर दिया। इस हालत में भी यी चेन बिल्कुल शांत था। यह बिल्कुल वही असर था जो वो चाहता था। अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी में यी चेन से मुकाबला करेंगे तो आपका हारना तय है। पहले की तरह ही उसने पत्थरों का इस्तेमाल करके सारी सोर्ड ची को रोक दिया। इस वक्त डिंग वेयुआन बुरी तरह हाँफ रहा था और मन ही मन सोच रहा था, ये बच्चा मुझसे ताकतवर तो नहीं है, पर इसके पास इतनी ची कहां से आ रही है। जब तक वो कुछ समझ पाता, एक विशाल पत्थर उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। उसने अपनी तलवार के एक वार से उसे बीच से चीर दिया, लेकिन यी चेन चालाकी से उस पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। जब तक डिंग वेयुआन उसे देख पाता, बहुत देर हो चुकी थी। यी चेन ने उसकी छाती पर जोरदार पाम स्ट्राइक मारी। वार इतना ताकतवर था कि वो पत्थर से टकराने के बाद ही रुका, लेकिन जब धुआं छटा तो वहां कोई नहीं था। उसके भागने के हुनर वाकई लाजवाब थे। अभी यी चेन इस बात से अनजान था कि उसकी हालिया लड़ाई को एक रहस्यमयी और ताकतवर शख्स देख रहा था। उसने धीरे से कहा, लगता है डिसाइपल्स के बीच एक बहुत ही कमाल का लड़का मौजूद है। वो अपना साइन एंड टास्क पूरा करने और चीड़ के पेड़ यानी 1000-year-old पाइन ट्री को ढूंढने के लिए बैक माउंटेन की तरफ बढ़ता रहा। जल्द ही उसे एक चमका हुआ पेड़ मिल गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, सिस्टम का मैसेज आया, होस्ट को बधाई, आपने साइन इन पूरा कर लिया है और आपको मास्टरिंग द वर्ल्ड चेस गेम की स्किल मिलती है। यी चेन थोड़ा निराश हुआ। कल्टीवेशन करने वाले के लिए शतरंज खेलने का क्या काम। उसे वहां आने का अफसोस होने लगा। पर तभी उसके पीछे अचानक एक चेस बोर्ड प्रकट हुआ। उसे लगा कि यह सिस्टम का कोई टेस्ट है, इसलिए वो आगे बढ़ा। अपनी नई स्किल की मदद से उसने कुछ ही देर में खेल सुलझा लिया। किसी ने कहा, काला जीता। अगले ही पल चेस बोर्ड में दरारें पड़ने लगी और वह टूटने लगा। तभी वहां से एक बहुत ही खूबसूरत महिला बाहर निकली और खुशी से झूमते हुए बोली, आखिरकार किसी ने इस खेल को सुलझा लिया और मैं आजाद हो गई। आसमान में उड़ती उस सुंदरी को देख यी चेन दंग रह गया। सिंगी उसे बचाने के लिए तुरंत आगे आई। उस महिला ने पूछा, तुम किस पी के डिसाइपल हो। उसने आदर के साथ जवाब दिया, प्रणाम, मैं सांग याओ पी का डिसाइपल हूँ, मेरा नाम यी चेन है। वो महिला हैरान रह गई। सैंग याओ पीक ने लड़कों को कब से लेना शुरू कर दिया। उसने सावधानी से कहा, मुझे एक नियम के हटकर वहां जगह मिली है। उसे उम्मीद नहीं थी, पर उस महिला ने बुरा मानने के बजाय इस फैसले की तारीफ की और कहा कि वो अपनी मास्टर का शुक्रिया अदा करे। यी चेन उलझन में था। उसने पूछा, पर आप कौन है। उस सुंदरी ने एक प्यारी मुस्कान दी और अगले ही पल वो उसके ठीक सामने खड़ी थी। मैं इमॉर्टल्स एज की तीसरी पीढ़ी की मास्टर हूँ। मैं शतरंज के भगवान यानी चेस इमॉर्टल से एक चाल से हार गई थी। उसके बाद मैंने पूरी जिंदगी इस खेल को तोड़ने में लगा दी, पर मरते दम तक न कर सकी। अपनी गहरी चाहत की वजह से मेरी आत्मा इस खेल में कैद हो गई थी। हजारों सालों के बाद आखिरकार उसकी मुराद पूरी हुई। जैसे ही वो बोली, उसने अचानक यी चेन को चूम लिया। यी चेन इस खुशी से पल भर के लिए सुन्न पड़ गया। जब उसे होश आया तो वो खूबसूरत महिला जा चुकी थी। यी चेन मन ही मन हैरान था। तीसरी पीढ़ी की हेड, क्या वो मौजूदा हेड की पूर्वज हैं? तभी उसे याद आया, रुको, मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद उस महिला ने उसकी तरफ एक जेड पेंडेंट फेंका और कहा, इसे संभाल कर रखो। इसे देकर मौजूदा एल्डर्स भी तुम्हारे हुक्म का पालन करेंगे। अब विदा, आखिरकार मैं आजाद हो सकती हूँ। ये सब करने के बाद उसके मन में अब कोई लगाव नहीं बचा था और उसकी आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। यी चेन ने भी विदा देते हुए कहा, शिष्य आपको सादर नमन करता है, ग्रेट मास्टर। अचानक जाते जाते वो महिला थोड़ी बेचैन हुई और बोली, याद रखना, अब से तुम मेरे शिष्य हो और इस इमॉर्टल लैंड के सुप्रीम एल्डर हो। यी चेन ने अपने हाथ में उस जेड पेंडेंट को देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। ये तो एकदम यूरोपियन स्टाइल था। साइन इन करो, साइन आउट करो और सुप्रीम एल्डर बन जाओ। अब भला सैन जुआन होली लैंड में किसकी हिम्मत थी जो उससे पंगा ले। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। उसने तुरंत सिंगी को खींचा और जंगलों की तरफ भागा। कुछ ही पलों में आसमान से ऊर्जा की एक बहुत बड़ी लहर नीचे आई और आने वाला कोई और नहीं बल्कि डिंग वेयुआन था। उन दोनों को आसपास अपनी जानी पहचानी स्पिरिचुअल एनर्जी का एहसास हुआ। डिंग वेयुआन ने अंदाजा लगाया कि यी चेन जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि वही हाल ही में आसपास देखा गया था। इस वक्त वो एक पेड़ के पीछे छुपकर उस मदद को देख रहा था जिसे डिंग वेयुआन ने बुलाया था। आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मौजूदा हेड यू शाओफांग थी। डिंग वेयुआन ने आग में घी डालने का काम किया और बोला, पहली बात तो यह है कि उन्होंने आपके जन्मदिन पर कोई गिफ्ट नहीं दिया और अब वो आदमी जिसने नियमों को तोड़ा है यहीं कहीं है। उसे मजा चखाना ही होगा। ये सुनकर यू शाओफंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कहा, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। वह अभी सीएनओपी के बैक माउंटेन पर है, इसलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। लगता है अब वहाँ खून बहाने का वक्त आ गया है। इधर फोर्थ सीनियर सिस्टर यू लिंगसी आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन यी चेन के पास इस नजारे का मजा लेने का वक्त नहीं था। वो अपनी माँ का पता लगाने के लिए बेचैन था। यू लिंगसी ने चिढ़कर कहा, अरे क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? अंदर आओ और देखो तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। यी चेन मन ही मन शर्मिंदा हुआ, पर उसने गंभीरता से कहा, वक्त कम है, यू शाओफांग जरूर कोई चाल चलने वाली है। थोड़ी देर बाद वो अपनी थर्ड सीनियर सिस्टर अन म्याओहान के कमरे में पहुंचा और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। अन म्याओहान ने माथे पर बल देते हुए
कहा, मास्टर को वाकई हेड ने यूसीएल पीक पर यह कहकर बुलाया है कि कोई बहुत जरूरी काम है। क्या ये कोई जाल है? ये सुनकर यी चेन कमरे से बाहर भागा ताकि वो हे चिंग हू को ढूंढ सके। दोनों सीनियर सिस्टर्स उसे रोकने लगी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसकी मर्द वाली पहचान सबके सामने ना आ जाए, लेकिन उसके पास अब वो जेड पेंडेंट था, इसलिए वो बेखौफ जा सकता था। सनवान होली लैंड में अब यी चेन कहीं भी जा सकता था। इससे दोनों सीनियर सिस्टर्स को चैन मिला, पर उन्होंने लड़के के इशारे को गलत समझा। उन्हें लगा कि उसके दिमाग में फिर कोई शरारत चल रही है। इसी बीच कॉन्फ्रेंस हॉल में सारे पीक मास्टर्स जमा हुए। हे चिंग हू वहां पहुंची तो यू शाओफंग ने बस सिर हिलाकर स्वागत किया। वो उलझन में थी और उसने पूछा, मास्टर मेरी बैठने की जगह कहाँ है? तभी डिंग वेयुआन ने घटिया हंसी हंसते हुए कहा, हे चिंग हू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीट मांगने की? आज ये गैदरिंग सिर्फ तुम्हारे संग याओ पी की सजा तय करने के लिए है। उसे फौरन समझ आ गया कि यह एक जाल है, पर उसने डटकर पूछा, एल्डर डिंग, आखिर हमारे यहाँ का गुनाह क्या है? डिंग वेयुआन चिल्लाया, पहला गुनाह, तुमने एक मर्द को छुपा कर रखा है। दूसरा, तुम लोगों ने मुझ जैसे एल्डर को पीटा। और तीसरा, तुमने सेट मास्टर के जन्मदिन के तोहफे का अपमान किया। हे चिंग हू भी पीछे नहीं हटी। एल्डर डिंग, मुझे नहीं पता था कि आप बात को इतना खींचेंगे, पर यह बताइए कि आप हमारी महिला डिसाइपल्स के कमरे में क्या कर रहे थे? डिंग वेयुआन बेशर्मी पर उतर आया, कैसा कमरा? मुझे कुछ नहीं पता। मैंने बस एक आदमी को देखा था और जब उसे पकड़ने गया तो तुम सबने मुझे पीटा। ये सुनकर वो गुस्से से कांपने लगी। तभी टियन की पीक मास्टर ने टोकते हुए कहा, जूनियर सिस्टर, इस बार तुमने हद पार कर दी, तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। शिंटिंग पीक मास्टर ने भी सुर में सुर मिलाया। आखिरकार उन्होंने फैसला सुनाया, स्यांग याओ पीक को उस आदमी को हमारे हवाले करना होगा और मुआवजे में 50,000 टेल्स चांदी और 10 टन बेहतरीन जड़ी बूटियां देनी होंगी। स्यांग याओ पीक का सालों से शोषण हो रहा था, उनके पास 5,000 टेल्स जुटाना भी मुश्किल था। तभी यू शाओफंग कड़क कर बोली, ऐसा लगता है कि तुम हमसे अलग होना चाहती हो। ही चिंग हू घबरा कर बोली, नहीं मास्टर, मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है। डिंग वेयुआन ने मौके का फायदा उठाया और पास जाकर मजे लेने लगा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो मैं मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना होगा। अभी वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि यी चेन वहां पहुंच गया और उसने एक जोरदार लात मारी। उसने उसे तब तक पीटा जब तक चेहरा नहीं बिगड़ गया। आखिरी बार उसने इतना तेज किया कि डिंग वेयुआन कभी बाप बनने लायक नहीं बचा। वो दर्द से बेहोश हो गया। उसने कमर पर हाथ रखा और शान से बोला, सुना है तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, लो तुम्हारा दादा यहाँ आ गया। हालांकि उसके आने से यह पक्का हो गया कि वहां वाकई एक मर्द छुपा हुआ था। यू शाओफंग के आदेश पर कई डिसाइपल्स हॉल के अंदर घुस आए, पर यी चेन बिल्कुल नहीं घबराया। मेरे सामने ड्रामा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपना बायां पैर जोर से पटका और एक जबरदस्त ताकत से सबको पीछे धकेल दिया। जब वहां मौजूद लोगों ने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया तो साफ पता चल रहा था कि वो नासेंट सोल रेल्म की शुरुआती स्टेज पर है। टियन की पीक मास्टर ये देखकर दंग रह गया कि इतनी कम उम्र में कोई इतनी ऊंची कल्टीवेशन कैसे पा सकता है। ये देखकर यू शाओफंग ने गुस्से में अपनी कुर्सी का हत्था तोड़ दिया और यी चेन पर हमला करने के लिए झपटी। हे चिंग हू ने घबराकर लड़ाई रोकने की कोशिश की। भाई रहम करो, तुम्हारी कल्टीवेशन तो डोन्यू स्टेज के बीच में है, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जैसे ही यू शाओफंग का मुक्का पास पहुंचने वाला था, उसने तुरंत अपना जेड पेंडेंट बाहर निकाल दिया। उसे देखते ही यू शाओफंग के होश उड़ गए, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। क्या यह मास्टर की निशानी है? यी चेन चिल्लाया, जो भी सुप्रीम एल्डर्स का अनादर करेगा उसे मार पड़नी चाहिए। और उसने यू शाओफंग को एक जोरदार थप्पड़ जड़ा जिससे वो दूर जा गिरी। शिंटिंग पीक मास्टर ने शक जताते हुए कहा, पूर्वजों की पीढ़ी के लोग तो अमर हो चुके हैं, इतना जवान सुप्रीम एल्डर, ये जरूर कोई झूठा इंसान है। तभी अचानक उस निशानी से सुप्रीम एल्डर की रूह बाहर निकल आई। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे नहीं पहचानते? तीनों मास्टर्स तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। प्रणाम मास्टर, रूह ने डांटते हुए कहा, मत सोचो कि मुझे तुम दोनों की काली करतूतें नहीं पता। कुछ ही सालों में तुम लोगों ने सैन जुआन होली लैंड को बर्बाद कर दिया है। अब से यह सुप्रीम एल्डर ही सबका सुपरवाइजर होगा। हर जरूरी बात इसे बतानी होगी और इसके आदेश मानने होंगे। जो भी इसे नहीं मानेगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर तीनों डर के मारे कांपने लगे। यी चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो छोड़ो, आखिर मैं सांग याओ पीक में रहकर नियम तोड़ रहा हूँ और तुम लोग तो बस अपना काम कर रहे थे, पर वहाँ रहने में कुछ कमियां तो हैं। अगर आप सबको बुरा लगे तो मैं यू शाओफंग के साथ रहने चला जाता हूँ। ये सुनते ही वो डर के मारे हाथ जोड़ने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि अब अपनी खैरियत के लिए उन्हें यी चेन की चापलूसी करनी होगी। डिंग वेयुआन चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था, पर यी चेन ने उसे पकड़ लिया। मौत के डर से वो माफी मांगने लगा। उसने शरारत से कहा, शांत हो जाओ, मैं बहुत ही सीधा साधा इंसान हूँ, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। इतना कहकर उसने डिंग वेयुआन को एक मुक्का मारा और चेतावनी दी, अगर आगे से तुमने कोई मुसीबत खड़ी की तो अंजाम बुरा होगा। उसी पल सिस्टम का मैसेज आया, होस्ट को गुप्त चेक इन टास्क पूरा करने के लिए बधाई, आपको इनाम में अल्टीमेट मिस्टीरियस सोर्ड स्नोइंग मिलती है। मामला सुलझने के बाद वो और हे चिंग हू वापस सांग याओ पीक लौट आए।
ये चेन ने उस टोकन के बारे में पूछे गए सवालों को किसी तरह टाल दिया। हे चिंग हू ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, जब तुम्हारी बड़ी बहन अपनी साधना से बाहर आएगी और तुम्हारी दूसरी बहन सीक्रेट रेलम से लौटेगी, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो हमसे पंगा ले सके। जैसे ही ई चेन और उसकी माँ ये चिंगवू अपने सांगयाओ पीक वापस पहुंचते हैं, चौथी बड़ी बहन यू लिंगसी एक डरावनी खबर देती है। वो बताती है कि सीक्रेट वर्ल्ड से लौट रहे उनके डिसाइपल्स पर रास्ते में हमला हुआ है। दूसरी बहन चिंगशिया ने सबको बचाने के लिए अकेले ही दुश्मनों को रोका और अब वो जिंदा है या नहीं कोई नहीं जानता। ये सुनते ही ये चिंगवू का दिल बैठ गया। हमला फोंगशन माउंटेन के पास हुआ था और ये खबर पाते ही यी चेन अपनी माँ के रोकने के बावजूद बिजली की फुर्ती से मदद के लिए निकल गया। उसे यकीन था कि यह काम मामूली चोरों का नहीं बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। दूसरी तरफ जंगल में कई लोग तीसरी बहन अन म्याओहन और घायल चिंगशिया का पीछा कर रहे थे। दुश्मन उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और पकड़े जाने ही वाले थे कि तभी अर्थ एस्केप टेक्निक का धमाका हुआ और हमलावर हवा में उड़ गए। ये चेन सही वक्त पर वहां पहुंच चुका था। उसने अपनी बहनों को फौरन वहां से निकलने को कहा और अकेले ही मोर्चा संभाल लिया। चिंगशिया ने जाते जाते बताया कि दुश्मन उनके कीमती खजाने लूट ले गए हैं, जिस पर यी चेन ने वादा किया कि वो सब कुछ सूद समेत वापस लाएगा। लुटेरों का लीडर यी चेन को अकेला देखकर हंसने लगा और उसे धमकी दी कि अपनी जान प्यारी है तो रास्ता छोड़ दो। यी चेन ने कड़क आवाज में कहा कि सान वन होली लैंड के डिसाइपल्स को लूटने वालों को अपनी मौत की खबर नहीं है क्या। इस पर डाकू ठाके लगाने लगे और बोले कि वो पुराना जमाना बीत चुका है जब इस सेक्ट का नाम चलता था। उनकी बातें सुनकर यी चेन समझ गया कि ये लोग सिर्फ खजाने के लिए नहीं बल्कि पूरे होली लैंड को तबाह करने आए हैं। उसने फैसला किया कि खजाना वापस पाने के लिए उसे इनमें से किसी को जिंदा पकड़ना होगा ताकि वो इनके असली ठिकाने तक पहुंच सके। अगले ही पल सारे डाकू उस पर एक साथ टूट पड़े। ये लोग अपनी नैसेंट सोल स्टेज कल्टीवेशन के घमंड में चूर थे, पर असलियत में उनकी सोर्ड्स पर खतरनाक पॉइजन लगा हुआ था। यी चेन के लिए अपने नए हथियार की ताकत आजमाने का यह एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी था। यी चेन बस एक कैजुअल स्विंग के साथ अपनी सोर्ड की पावर चेक करना चाहता था, लेकिन उस एक वॉर से उसने लगभग पूरे ग्रुप का सफाया कर दिया। पता चला कि उस सोर्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी एम्पलीफिकेशन का इफेक्ट था। यी चेन की अर्ली स्टेज कल्टीवेशन असल में गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के टॉप स्टेज जैसा रिजल्ट दे रही थी। बैंडिट्स का लीडर वहां एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और रोते बिलखते वहां से भाग निकला। यी चेन ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, जितनी जोर से भाग सकते हो भागो और अपने साथियों के पास जाओ। सेकंड सिस्टर और थर्ड सीनियर सिस्टर को बचाने के बाद यी चेन ने उस बैंडिट लीडर का पीछा किया और उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड तक पहुंच गया। उसे पता चला कि ये लोग स्नो ईगल सेक्ट के डिसाइपल्स थे। उन्होंने सैन वन होली लैंड के लोगों को सीक्रेट रेल में खजाना खोजने के लिए भेजा था और फिर उसे लूटने का प्लान बनाया था। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि स्नो ईगल सेक्ट का एल्डर था। तभी वह बैंडिट लीडर घबराया हुआ वापस आया और बोला, एल्डर, हम उस फीमेल डिसाइपल को पकड़ने ही वाले थे जो उसे बचाने आई थी, लेकिन तभी वहां ये लड़का आ गया। वह कम से कम गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के टॉप पर है और उसने एक ही वार में हमारे दर्जन से ज्यादा डिसाइपल्स को मार दिया। एल्डर चौंक गया और उसने पूछा, क्या सैन जुआन होली लैंड के 4 पीक्स का लॉर्ड यहाँ आ गया है? बैंडिट लीडर ने जवाब दिया, नहीं, वह लड़का सिर्फ 17 या 18 साल का है, वो पीक मास्टर नहीं हो सकता। एल्डर ने तुरंत उसे नीचे गिरा दिया और कहा, बकवास बंद करो। एक जवान लड़के की कल्टीवेशन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की कैसे हो सकती है? तुम जरूर अपने घमंड में उस लड़की से हार गए होगे और अपनी जान बचाने के लिए यह झूठ बोल रहे हो। बैंडिट लीडर बोला, एल्डर, अगर मैं आधा भी झूठ बोलूं तो मुझ पर थंडरबोल्ट गिरे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सच में एक थंडरबोल्ट आ गिरा। जैसे ही एल्डर उस झूठ बोलने वाले को मारने वाला था, यी चेन हजारों लाइटनिंग बोल्ट्स के साथ वहां प्रकट हुआ। एल्डर के पसीने छूटने लगे और उसने पूछा, ये आदमी कौन है जो ऐसा हेवनली फिनोमेनन ला सकता है? बैंडिट लीडर तुरंत चिल्लाया, यही है वो, इसी ने हमारे लोगों को एक झटके में खत्म किया था। ये यहाँ भी पहुंच गया संभल कर। एल्डर इतना गुस्सा हुआ कि उसने उसे मुक्का मार दिया और कहा, तुम ही उसे यहाँ लेकर आए हो? फिर उसने सोचा कि शायद ये सजा मांगने आया है। उसने अपने आदमियों से कहा, जल्दी से फॉर्मेशन तैयार करो और मेरे सिग्नल का इंतजार करो। इसके बाद वह यी चेन के पास गया। एल्डर बोला, मैं साइक स्विंग मेंडोइस्ट का एल्डर हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो? उसने आगे कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या तुम जानते हो कि सैन जुआन रिवर के पीछे स्नो ईगल सेक्ट का इलाका है? सिर्फ एक सोर्ड लेकर तुम हमें उकसा रहे हो? ये तो बस। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, यी चेन ने एक जबरदस्त सोर्ड स्ट्राइक की। वह सोर्ड एनर्जी एल्डर के पास से गुजरी और उनके नीचे बहने वाली नदी को 2 हिस्सों में चीर दिया। एक अकेला इंसान और एक सोर्ड पूरी नदी को तोड़ने के लिए काफी थे। एल्डर ने देखा कि नेगोशिएशन टूट गया है और चिल्लाकर मुझे ब्लेम किया कि मैं बहुत रूथलेस हूँ। फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ, पर तभी ई चेन ने स्मार्क किया और कहा,
क्या तुम उन्हें बुला रहे हो? अचानक कई डिसाइपल्स जो फॉर्मेशन सेट कर रहे थे बिना किसी के नोटिस किए हवा से नीचे गिर गए। एल्डर को अचानक रियलाइज हुआ कि तुमने जानबूझकर मुझे बातों में फंसाया और टाइम स्टॉल किया ताकि तुम लाइटनिंग का यूज करके उन पर स्नीक अप कर सको। जैसे ही वो बोला, ई चेन का डैगर उसके लेफ्ट शोल्डर पर लगा, जिससे उसे हर जगह कमजोरी फील होने लगी। ये साफ था कि उसे पॉइजन दिया गया था। ई चेन ने कुछ नहीं छुपाया और कहा, मैंने ये तुम्हारे डिसाइपल से ही लिया है। क्या ये घोस्टली सौरो पॉइजन है? एल्डर ने तुरंत एंटीडोट निकाला। वो खुद भी उस पॉइजन से डरता था। ई चेन वेट कर रहा था कि वो एंटीडोट निकाले। उसने उसे तब मारा जब वो ऑफ गार्ड था और एंटीडोट नेचुरली उसके हाथों में आ गया। अब सेकंड सिस्टर का पॉइजन क्योर हो सकता था। एल्डर इतना गुस्सा था कि उसने अपने दांत पीसे। उसे पहले कभी इस तरह प्ले अराउंड नहीं किया गया था, खासकर एक छोटे ब्रैड द्वारा जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं आई थी। ई चेन और एल्डर के बीच मुकाबला क्रूशल मोमेंट पर पहुंच गया था और कल्टीवेशन में एल्डर को थोड़ा एडवांटेज था। हालांकि उसे नहीं पता था कि ई चेन ने कभी अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी। अपनी फुल पावर से उसने एल्डर को एक ही मूव में हरा दिया। एल्डर ने मर्सी के लिए भीख मांगी और कहा, सन वन होली लैंड के ट्रेजर्स इस स्टोरेज रिंग में हैं। ई चेन ने स्टोरेज रिंग ले लिया, पर वो डिससैटिस्फाइड लग रहा था। एल्डर ने तुरंत अपना चेरिश्ड वाटर पर्ल निकाला, जिसे उसने बड़े सालों से ट्रेजर किया था। ये वो वाटर पर्ल है जिसे मैंने बड़े सालों से संभाल कर रखा है। इसमें वाटर हार्नेस करने और वेव्स ड्राइव करने का मिराक्युलस इफेक्ट है। प्लीज इसे एक्सेप्ट करें। ई चेन फाइनली सेटिस्फाई हुआ और कहा, वापस जाओ और अपने बॉस को मैसेज दो। अगर तुमने सैन जुआन की होली लैंड पर फिर से अटैक करने की हिम्मत की तो मैं सीधे तुम्हारा माउंटेन गेट डिसमेंटल कर दूंगा। एल्डर जल्दी से मान गया, जी हाँ, मैं ये मैसेज पहुंचा दूंगा। मुझे छोड़ने के लिए थैंक्स। इसी बीच तीनों औरतें बेहोश सेकंड सिस्टर को एंग्शियसली देख रही थीं। इचिंग वू ने लिंडसे से पूछा, चिंग शुआ कैसी है? यूलिंगसी ने हेल्पलेसली रिप्लाई किया, ये पॉइजन गोस्ट सीइंग सॉरो कहलाता है और ये दुनिया का एक स्ट्रेंज पॉइजन है। हालांकि मैं मेडिकल स्किल्स में वेल वर्स्ड हूँ, पर मुझे इसका एंटीडोट नहीं मिल रहा। मुझे डर है कि सेकंड सिस्टर आज की रात नहीं निकाल पाएगी। ये सुनकर एन म्योहन शॉक हो गई और कहा कि वो स्नो ईगल सेक्ट के बीच से लड़ने जा रही है। अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही वो बाहर निकली, उसकी मुलाकात ई चेन से हुई। ई चेन ने गुस्से में पूछा, थर्ड सिस्टर तुम कहाँ जा रही हो? मैं एंटीडोट वापस ले आया हूँ, इसे सेकंड सिस्टर को दे दो। सिर्फ एंटीडोट ही नहीं, बल्कि वो सारे ट्रेजर्स भी जो हमसे छीने गए थे। एन म्योहन इतनी एक्साइटेड थी कि वो ई चेन की बाहों में दौड़ कर गई और चिल्लाई, तुम सच में महान हो। थर्ड सीनियर सिस्टर की वार्मथ फील करते हुए ई चेन को लगा कि सब कुछ वर्थ इट था। दूसरी तरफ एल्डर भी स्नो ईगल सेक्ट वापस पहुंच गया था। स्नो ईगल सेक्ट का सेक्ट मास्टर बहुत गुस्सा था क्योंकि जिस पर्सन ने फॉर्मेशन लीड किया उसने बताया नहीं। सेक्ट के लोगों को पता चला कि सन जुआन होली लैंड में इतना पावरफुल पर्सन है। इस बार सेक्ट को जो नुकसान हुआ वो बहुत सीवियर था और उसे इसका एक्सप्लेनेशन देना ही था। जैसे ही सब ई चेन की तारीफ कर रहे थे तभी यू शाओफिंग अचानक वहां पहुंचा। मैंने सुना कि टीम पर अटैक हुआ था, मैं अर्जेंटली ट्रूप्स भेज रहा था, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर ब्रदर पहले ही हमला कर देंगे। मदद के लिए थैंक यू। ई चेन ने स्नीर किया और कहा, मैं तो बस एक हेल्प कर रहा था, पर क्यांग याओ पी की सेकंड डिसाइपल म्याओ चान इस फाइट में बाकी डिसाइपल्स के रिट्रीट को कवर करते हुए सीरियसली इंजर्ड हो गई है। सेक्ट मास्टर होने के नाते आपको अपना अप्रिसिएशन दिखाना चाहिए, है ना? यू शाओफिंग को कोल्ड स्वेट आने लगा। मैं जल्दी में आया और प्रिपेयर नहीं किया। मैं पक्का 2 दिन में अच्छी मेडिसिन भिजवा दूंगा। क्या 2 दिन? मुझे लगता है ये जेड पेंडेंट एकदम सूटेबल है। ई चेन ने जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहा। एन म्योहन ने एक्सप्लेन किया कि ये जेड पेंडेंट सेक्ट मास्टर का एक ट्रेजर है। इसमें पॉइजन और मियाज्मा दूर करने, ची गैदर करने और स्पिरिट को हेल्प करने का पावर है, जो उन लोगों के लिए प्रेज और एनकरेजमेंट होगा जो दुश्मन को मारने के लिए बहादुरी से लड़ते हैं। यू शाओफिंग को पता था कि वो जेड पेंडेंट अब अपने पास नहीं रख सकता और उसने मुस्कुराते हुए उसे इचिंग वू को दे दिया। ई चेन ने अंगड़ाई ली और कहा, ठीक है, कॉन्डोलेंसेस खत्म हुए, अब आपको जल्दी वापस माउंटेन लॉर्ड जाना चाहिए। आखिर यहाँ सिर्फ फीमेल डिसाइपल्स हैं। अगर बात बाहर गई तो आपकी रेपुटेशन को नुकसान होगा। हालांकि यू शाओफिंग का इस ट्रिप का असली पर्पस सीक्रेट रेल्म से वो रेयर ट्रेजर्स और एक्सोटिक प्लांट्स कलेक्ट करना था जो अब ई चेन के हाथों में थे। अन म्योहन को बहुत गुस्सा आया कि वो ओल्ड बास्टर्ड उनके सेक्ट के ट्रेजर्स के लिए आया था। ई चेन कंफ्यूज्ड दिखा। स्नो ईगल सेक्ट के लोग उन्हें ले गए हैं, आपको उनसे मांगने जाना होगा। यू शाओफिंग ने ई चेन के हाथ में स्टोरेज रिंग की तरफ देखा। हाँ, पहले वो स्नो ईगल्स ले गए थे, पर फिर आपने उन्हें वापस ले लिया था, है ना? ई चेन ने क्लैरिफाई किया, ये वो है जो मैंने स्नो ईगल्स से छीना है। आपकी चीजें अभी भी उनके पास हैं। ये सुनकर यू शाओफिंग ने गुस्से में अपने मुंह से टोमेटो सॉस थूका, ये रियलाइज करते हुए कि वो अपने ट्रेजर्स वापस नहीं पा सकता। ये वाकई आउटरीजस था। यू शाओफिंग घर गया और गुस्से में सब कुछ स्मैश कर दिया। सेक्ट मास्टर बनने के बाद से उसने सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटेड फील किया। डिंग वियोंग ने प्रेशर में कहा, मास्टर, उस सीनियर का बैकग्राउंड अननोन है। जैसे ही वो आया, उसकी शियांग याओ पीक के लोगों के साथ जमने लगी। अगर हमने इसे जल्दी सॉल्व नहीं किया तो मुझे डर है कि शियांग याओ पीक की वो औरतें आपकी पोजीशन के लिए खतरा बन जाएंगी। तुम क्या करना चाहते हो? चूंकि वो अचानक कहीं से आ गया है तो चलो उसे गायब करने का रास्ता ढूंढते हैं। अगर आप अग्री करें तो मैं इसे तुरंत
तुरंत करूंगा। तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? मैं वादा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर उस आदमी का सिर जमीन पर गिरा दूंगा। बहुत अच्छे, काम होने के बाद मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। इसी बीच ई चेन और सिंगी कोर्टयार्ड में टहल रहे थे और अचानक सिस्टम पॉपअप हुआ। होस्ट के लिए न्यू मिशन, ड्रैगन पॉन्ड पर जाओ, तांची पीक और अपना साइन इन पूरा करो। तो ई चेन ने सिंगी को लिया और रात में चुपके से वहां निकल गया। जब ई चेन अपनी पीठ पर सिंगी को बिठाकर उड़ रहा था, उसे अचानक किसी के तेजी से आने का एहसास हुआ और वो तुरंत जंगलों में उड़ गया। जल्द ही वहां टांची पीक के कई डिसाइपल्स आ गए और ई चेन और सिंगी झाड़ियों में छुप गए। ई चेन को रियलाइज हुआ कि अगर तांची पीक के डिसाइपल्स ने उन्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी सोर्ड पर न उड़ने का फैसला किया। कुछ देर बाद ई चेन सक्सेसफुली ड्रैगन पॉन्ड पहुंच गया, पर अजीब बात थी कि मिशन पूरा होने का कोई प्रॉम्प्ट नहीं आया। उसने सोचा कि क्या उसे पानी में कूदना होगा। तभी सिंगी ने उसे इशारा किया, मास्टर क्या आप वो ढूंढ रहे हैं? उसकी डायरेक्शन में देखने पर उसने ड्रैगन पॉन्ड के पास रखे हुए औरतों के कुछ रिवीलिंग कपड़े देखे। ई चेन ने सिंगी को खींचा और बिना एक शब्द बोले वहां से निकलने ही वाला था, पर भागने से पहले ही वो पकड़े गए। हालांकि वो फिगर इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? ध्यान से देखने पर पता चला कि वो सेकंड सिस्टर चिंगशिया थी। चिंगशिया भी हैरान थी और उसने पूछा, ई चेन तुम यहाँ क्यों आए हो? ई चेन ने पहले पूछा, सेकंड सिस्टर क्या आपका पॉइजन खत्म हो गया? आप रेस्ट क्यों नहीं कर रही बल्कि इस सुनसान जगह नहाने आ गए? चिंगशिया ने रिप्लाई किया, तुम्हारे एंटीडोट की वजह से पॉइजन लगभग साफ हो गया है, पर मुझे स्नो ईगल सेक्ट के एल्डर्स का एब्सोल्यूट फ्लेम पाम भी लगा था और मेरी बॉडी में फायर पॉइजन बहुत तेज है। सिर्फ ड्रैगन पॉन्ड का बर्फीला ठंडा पानी ही मेरे घाव भर सकता है। और तुम यहाँ आधी रात को क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी सेकंड सिस्टर को नहाते हुए देखने के लिए यहाँ पीछे पीछे आए हो? ई चेन ने जल्दी से एक बहाना बनाया, मैं यहाँ ट्रेजर ढूंढने आया हूँ। मैंने तंजो से सुना था कि ड्रैगन पॉन्ड के नीचे कोई सीक्रेट ट्रेजर छुपा है, इसलिए मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। पर असल में वो सोच रहा था कि बस कोई भी बहाना बनाकर सेकंड सिस्टर को यहाँ से टाल दूं। चिंगशिया का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, यहाँ तक कि अच्छे स्विमर्स भी हमेशा खतरे से बाहर नहीं निकल पाते। अगर मैं पानी के 3 मीटर नीचे भी रहूं तो उससे और नीचे नहीं जा सकती। ड्रैगन पॉन्ड बहुत गहरा है और नीचे का पानी बहुत पावरफुल है। ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है, मेरे साथ वापस चलो। वो ई चेन को वापस खींचने ही वाली थी कि तभी कोई वहां आ गया। 2 डिसाइपल्स वहां पहुंचे पर उन्हें आसपास कोई नहीं मिला। उनमें से एक ने कहा, अजीब है, मैंने वहां कोई आवाज सुनी थी, चलो जाकर चेक करते हैं। बहुत अंधेरा है, क्या पानी के नीचे कोई है? डिसाइपल्स को रियलाइज नहीं हुआ कि ई चेन और बाकी सब पानी के नीचे छुपे थे, इस डर से कि कहीं वो नीचे चेक करने ना आ जाएं। अचानक उन तीनों को पानी के नीचे से एक बड़ा सक्शन फोर्स फील हुआ और उनकी बॉडीज बिना कंट्रोल के नीचे खींचती चली गईं। ये एक डिजास्टर था और ऊपर के 2 लोगों से बचने के चक्कर में वो 3 मीटर से ज्यादा गहरे चले गए। ई चेन और बाकी लोग किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से पूल में खींच गए और जैसे ही उन्होंने खुद को संभाला, वो अपने नीचे एक मॉन्स्टर जेलीफिश देखकर दंग रह गए। टेंटिकल्स ने सेकंड सिस्टर को चारों तरफ से लपेट लिया और वो कोमा में चली गई। पानी में लड़ना ई चेन के लिए अच्छा नहीं था। भले ही सिंगी पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, पर उसके पास कोई कॉम्बैट एबिलिटीज नहीं थी। अचानक ई चेन को वो वाटर रिपेलेंट पर्ल याद आया जो उसे पहले मिला था। उसने उसे आजमाने के बारे में सोचा और एक क्यूरियस एटीट्यूड के साथ उसे सिंगी की बॉडी में डाल दिया। सिंगी से एक टेरिफाइंग फोर्स निकली जिससे पेट्रोलिंग कर रहे डिसाइपल्स का ध्यान गया और वो तुरंत पीक लॉर्ड को खबर करने भागे। जैसे ही ई चेन और सेकंड सिस्टर उस जेलीफिश के पेट में समाने वाले थे, सिंगी ने अपनी पावर दिखाई और टेंटिकल्स तोड़ दिए। ई चेन ये देखकर खुश हो गया कि उसकी शर्त काम कर गई। अब सिंगी के पास वाटर कंट्रोल करने की एबिलिटी आ गई थी। जैसे जैसे सिंगी ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, उसने जेलीफिश के टेंटिकल्स एक एक करके काट दिए और आखिरकार वो उसके हाथों मर गया। ई चेन ने देखा कि सेकंड सिस्टर उसकी बाहों में है और बिना झिझक के उसने अपने मुंह से उसे ऑक्सीजन देना शुरू किया। पर इससे पहले कि वो अपना मुंह गर्म भी कर पाता, सिंगी ने दया दिखाते हुए एक वाटर बैरियर बना दिया जिससे वो पोंड के बॉटम तक पहुंच सके। ई चेन को अचानक कुछ गलत लगा और वो चिल्लाया, रुको, क्या ये पानी का पूल बॉटमलेस नहीं है? 2 चीखों के साथ वो तीनों पॉन्ड के बॉटम में गिर गए। बात और खराब तब हुई जब सिंगी सीधे ई चेन के भाई के ऊपर गिरी और वो लगभग बेहोश हो गया। उसने जल्दी से माफी मांगी और ई चेन ने ढीठ बनकर कहा, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत टफ हूँ। जब ई चेन और बाकी सब झील में गिरे, उसने सेकंड सिस्टर की तरफ देखा जो पूरी तरह भीगी हुई थी। खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बाद भी वो उसे चोरी छिपे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी उसे पूल के नीचे एक अनजान गुफा दिखाई दी। वो अभी सोच ही रहा था कि आखिर ये गड्ढा किसने खोदा होगा, तभी उसे एहसास हुआ कि कोई किनारे पर आ गया है। पानी में हुई हलचल ने टियंची पीक के पीक मास्टर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था, जिन्होंने अचानक फॉलन ड्रैगन पॉन्ड की हलचल पर नजर रखने के लिए किसी को भेज दिया। ये देखकर ही चेन ने जल्दी से सिंगी से पूल के पानी को शांत करने के लिए कहा और फिर पूल के नीचे बने रास्ते से एक गुफा में चला गया जहां उसे एक नाइट पर्ल मिली। तभी सिस्टम से आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपने एक हिडन लोकेशन सोर्ड टूम खोज ली है और आपको इनाम में 10,000 सोर्ड्स रिटर्निंग टू जोंगजू मिलता है। इसी पल सेकंड सिस्टर की आंख खुली। वो काफी हैरान लग रही थी और पानी से निकली किसी फेरी जैसी दिख रही थी। अपनी भीगी हुई हालत में उसने उलझन में पूछा कि ये कौन सी जगह है। वह चेन पागलों की तरह उसे देखता रहा और जवाब दिया
कि उसे भी नहीं पता। अचानक चिंगशुआ बाहर की तरफ भागी जैसे उसने कुछ खोज लिया हो। कहा जाता है कि सन वान की होली लैंड में कहीं सेक्ट फाउंडर की कब्र है। उनकी कल्टीवेशन बेस बहुत जबरदस्त थी और उनमें से हर कोई अपनी तलवार से दुनिया जीतता था। उन्होंने खुद को एक छिपी हुई जगह पर दफन किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके डिसाइपल्स टैलेंटेड नहीं हैं और कोई भी उनकी विरासत को नहीं संभाल सकता। इसके बाद चिंगशुआ ने कब्र को छूने की कोशिश की और सोचा कि इतने सालों बाद क्या कोई इन पूर्वजों की तलवार का वारिस बन पाएगा। अगले ही पल तलवार से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकली और चिंगशुआ परेशान होकर पूछने लगी कि यहाँ क्या हो रहा है। यी चेन तुरंत दौड़कर चिंगशुआ के सामने खड़ा हो गया और उसे वार्न किया, सावधान रहो, इस सोर्ड टूम में घुसपैठ रोकने वाला स्पेल लगा है। ये हमें दुश्मन समझ रहे हैं। सिंह, ये मेरे पीछे छिप जाओ। यी चेन बहुत सीरियस दिख रहा था। हजारों तलवारें एक नेविगेशन की तरह उनकी तरफ उड़ने लगी और यी चेन ने एक गोल्डन प्रोटेक्टिव शील्ड छोड़ दी। लगातार टकराने की आवाजें गूंजने लगी जबकि चिंगशुआ खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। यी चेन जानता था कि सेकंड सिस्टर अभी भी घायल है और वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। उसे कुछ होने से पहले जल्दी कुछ करना था, इसलिए उसने अपनी असली टेक्निक का इस्तेमाल किया और चिल्लाया, 10,000 swords रिटर्न। यी चेन ने उसी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया जो उसे सिस्टम से मिली थी। एक रिवॉर्ड के तौर पर अब आने वाली पीढ़ी आपके इस मैजिक वेपन को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करेगी। हालांकि ये देखकर चिंगशुआ हैरान रह गई और उसने यी चेन से पूछा कि उसने यह सब कैसे किया। यी चेन खुद भी उलझा हुआ था और बोला, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि ये अपनी जगह वापस चले जाएं। चिंगशुआ ने खुशी खुशी जवाब दिया, ऐसा लगता है कि तुम्हें पूर्वजों का अप्रूवल मिल गया है जो तुम्हें अपनी सोर्ड्स देने के लिए तैयार हैं। यी चेन ने पूर्वजों के सामने झुककर कहा, मुझे आप लोगों से बहुत सपोर्ट मिला है। हम आपके भरोसे पर खरे उतरेंगे, होली लैंड को मजबूत बनाएंगे और इसकी खोई हुई शान वापस लाएंगे। इसी पल चारों तरफ स्पिरिचुअल फ्लेम्स दिखाई देने लगी जो उनकी मंजूरी का इशारा थी। चिंगशुआ थोड़ा डर गई और उसने जोर दिया, चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं, बड़ों की शांति में खलल नहीं डालना चाहिए। यी चेन को अपनी सीनियर सिस्टर का इस तरह डरना काफी क्यूट लगा। वो जानता था कि वो उसी रास्ते से वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ एम्बुश हो सकता है। यी चेन ने अंदाजा लगाया कि यहाँ और भी छिपे हुए पैसेजेस होने चाहिए। चिंगशुआ खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगी और पूछा, छोटे चेन, आखिर तुमने ऐसा क्या एडवेंचर किया कि तुम इतनी जल्दी इतने काबिल बन गए। ये चेन इसका खुलासा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने झूठ बोल दिया, मैं खुद भी इस बात से हैरान हूँ। तभी उन्हें ऊपर की तरफ जाता हुआ एक रास्ता दिखा जो शायद बाहर निकलता था। जंगल में एक विशाल चट्टान जोर से हिली और यी चेन का सिर नीचे से बाहर निकला। बाहर निकलने का रास्ता तालाब के पास ही था। जैसा कि यी चेन को शक था, तालाब के पास वाकई कोई छिपा हुआ था। उसने कहा, सेकंड सीनियर सिस्टर, आपकी सोर्ड ज्यादा खराब हो गई है, आप मेरी इस्तेमाल करें, मैं सिंह यी को लेकर आपके पीछे आता हूँ। उसी वक्त पहाड़ के पीछे वाले हिस्से में कुछ लोग छिपकर घूम रहे थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि वे स्नो ईगल सेक्ट के लोग थे जो हमला करने आए थे। अचानक उनके एक स्मॉल फ्राई को कुछ नजर आया। ठीक उसी पल चिंगशुआ उनके ऊपर से उड़कर जा रही थी। उस वक्त उसके दिल में जलन की एक हल्की सी भावना आई, अगर ये सिंह यी न होती तो क्याओ चेन मेरे साथ एक ही सोर्ड पर होते। शांत हो जाओ चिंगशुआ, तुम क्या सोच रही हो। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और चिंगशुआ आसमान से नीचे आ गिरी। पीछे आ रहा यी चेन ये देखकर बहुत नर्वस हो गया और तेजी से आगे बढ़ा। एक जानी पहचानी आवाज आई, अरे ये तो तुम हो छोटी सुंदरी, ऐसा लगता है कि तुम मेरी मुट्ठी से बच नहीं सकती। वह आवाज सुनते ही वो डर से भर गई। दो चेलों ने उसे पकड़ लिया। चिंगशुआ गुस्से में थी, तुम स्नो ईगल सेक्ट के हो, तुम्हारी सनहुआन होली लैंड पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। हालांकि वो छोटा बाल्डी अपने आप में चूर था। उसने कहा, सनहुआन होली लैंड कुछ भी नहीं है, मैं आज सांगयाओ पीक को मिट्टी में मिला दूंगा। तभी पास खड़े एक यंग डिसाइपल ने कुछ नोटिस किया, देखो एल्डर, ये सोर्ड तो सबसे बेस्ट क्वालिटी की लग रही है। उस बाल्डी ने पहले ध्यान नहीं दिया, इस लड़की की सोर्ड में क्या खास होगा, क्या इसकी बनावट वाकई कमाल की है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो अभी सोच ही रहा था कि उसके पीछे एक साया नजर आया। यी चेन के अचानक आने से वो बाल्डी डर गया। क्यों, तुम फिर से आ गए। यी चेन का चेहरा गुस्से से एकदम ठंडा पड़ गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम होगे। क्या उस दिन की मार काफी नहीं थी जो तुम आज फिर आ गए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। उसकी बात सुनकर सामने वाले को उस दिन का दर्द याद आ गया। साथ आए लिटिल फ्राइज ने कुछ बातें कही तो यी चेन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मैं तुम्हारे साथ बकवास करने के मूड में नहीं, उसे जाने दो और मेरी सोर्ड वापस करो। बाल्डी ने तुरंत अपने तेवर बदल लिए और हंसकर बोला, लड़के, तुम्हारे पास ये पियरलेस सोर्ड थी इसलिए तुम इतने उछल रहे थे। अब जब ये मेरे हाथ में है तो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। तभी 7 स्टार फॉर्मेशन चालू हो गया। ये देखकर चिंगशुआ हैरान रह गई और चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक छोटे से चेन पर 7 स्टार फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे हो। चेन, भागो यहाँ से। बाल्डी काफी एक्साइटेड था और बोला, इस छोकरे ने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। यी चेन ने मजे लेते हुए कहा, नाम तो काफी भारी है पर पता नहीं इसमें कितनी जान है। बाल्डी चिढ़ गया, तुम बहुत अनपढ़ हो। ये हमारे स्नो ईगल सेक्ट का सबसे ताकतवर सोर्ड फॉर्मेशन है। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है और छिपने की जगह भी नहीं। अब तुम इन तलवारों की बारिश में कीमा बन जाओगे। फॉर्मेशन शुरू होते ही सारी तलवारें 7 साइयों में बदल गईं। हालांकि यी चेन एकदम शांत खड़ा रहा और बोला, धत, ये तो बस आंखों का धोखा है। बाल्डी चिल्लाया, मरने के वक्त भी तुम्हारी अकड़ कम नहीं हुई, इसे पीस डालो। 7 स्टार फॉर्मेशन शुरू करो। स्नो
ईगल सेक्ट के डिसाइपल्स ने अपनी 2 उंगलियां फैलाकर स्पेल पढ़ना शुरू किया। देखते ही देखते अनगिनत तलवारों की रोशनी ने यी चेन को घेर लिया। हालत बहुत खराब लग रही थी। यी चेन अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, तो उन्हें लगा कि वो डर के मारे पत्थर बन गया है। सेकंड सिस्टर बहुत परेशान दिख रही थी और जंगल में छिपी सिंह ये भी बेबस होकर देख रही थी। यी चेन ने उसे बाहर न आने को कहा था क्योंकि उसकी ताकत बहुत कम थी। डिंगले यांग, जो पैदों के पीछे छिपने का शौकीन था, काफी खुश दिख रहा था। अचानक यी चेन ने धीरे से अपना दायां हाथ बढ़ाया और कहा, यहाँ तो बहुत सारी तलवारें हैं, लो इनमें से आधी तुम रख लो। ये देखकर डिंगले यांग घबरा गया और चिल्लाया, ये क्या बला है? बॉल्ड लीडर ने ऑर्डर दिया, ये बस दिखावा कर रहा है, फायदा हमारा है, इसे छोड़ो मत, खत्म कर दो। यी चेन सोच ही रहा था कि अपनी नई स्किल्स को कहाँ चेक करे, तो उसने इन्हें अपने दुश्मनों पर ही आजमाने का फैसला किया। कुछ ही देर की लड़ाई के बाद स्नो ईगल सेक्ट के चेलों को पता चला कि यी चेन की तलवार उनसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी और उसकी सोर्ड एनर्जी भी उनसे कहीं बेहतर थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे हार रहे हैं। इसी बीच सिस्टम ने यी चेन को एक मैसेज भेजा, होस्ट, मैं आपको एक नया टास्क देता हूँ। इस सबके पीछे जो असली मास्टरमाइंड है उसे सबके सामने लाओ और उसे पैलेस पनिशमेंट की सजा दो। सिस्टम वाकई बहुत शरारती था और आग में घी डालने का मजा ले रहा था। जब बार्ड लीडर ने वाई चेन के चेहरे पर वो चालाकी वाली हंसी देखी तो उसके शरीर में एक अजीब सी कपकपी होने लगी और उसके पैर डर के मारे कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर उसे एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। यी चेन ने उसके आदमियों को बड़ी आसानी से हरा दिया और उस बार्ड लीडर को समझ आ गया कि सैन जुआन होली लैंड आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने चिंचुआ को पकड़ने और मुकाबला करने की कोशिश की, पर यी चेन ने बड़ी बेरहमी से जवाब दिया और उसकी सोर्ड शैडो हर तरफ उड़ने लगी। उसने बार्ड लीडर पर इतनी जोर से हमला किया कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ के लोग यह नजारा देखकर बुरी तरह डर गए और तुरंत घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगने लगे। यी चेन ने उनसे पूछा कि तुम लोग इतनी रात को सैन जुआन होली लैंड में क्या कर रहे हो? बार्ड लीडर ने जल्दी से सफाई दी कि मैं यहाँ डिंग नाम के एक आदमी के साथ आया था जो स्पेल को बंद करने के काबिल था। ये चेन को सारी बात समझ आ गई और अचानक उसे दूर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने तुरंत अपना हाथ हिलाया और उसकी फ्लाइंग सोर्ड उस तरफ उड़ी। डिंगले यांग ने देखा कि उसकी गद्दारी पकड़ी गई है और वो भागने ही वाला था, पर अगले ही पल एक फ्लाइंग स्वॉर्ड उसे जा लगी, जिससे वो दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगा और अपनी माँ को याद करने लगा। सेकंड सिस्टर भी यह देखकर हैरान रह गई और बोली कि नीच कहीं के कोई ताज्जुब नहीं कि सीक्रेट रेल्म से हमारे वापस आने का रास्ता स्नो ईगल सेक्ट को कैसे पता चला? तो तुमने ही अपने साथ के चेलों को धोखा दिया। डिंग को अभी भी तमीज नहीं आई थी और अपनी जान बचाकर भागने से पहले उसने एक बम फेंका। यी चेन ने अपनी तलवार उसकी तरफ तानी और उसे उड़ा दिया। इन फ्लाइंग सोर्ड्स के साथ भी तुम मुझसे बचना चाहते हो? अचानक एक तलवार सीधे उसके क्रॉच की तरफ गई और उसे एक पल में एहसास हुआ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। इसी समय सिस्टम ने एक मैसेज भेजा कि बधाई हो होस्ट, आपने अपना टास्क पूरा कर लिया है और आपको टेंशन 9 सोर्ड स्किल मिलती है। वाकई वही इस सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड था। उसकी बेबस हालत देखकर सेकंड सिस्टर को लगा कि अब यी चेन ही इंचार्ज है, इसलिए उसने फैसला उसी पर छोड़ दिया। यी चेन उस लिटिल बॉल्डी को भी आमने सामने मुकाबले के लिए ले आया। सीन अब स्नो ईगल सेक्ट के काउंसिल हॉल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां बॉल्डी नंबर 2 एल्डर वू के मिशन के फेल होने की खबर सुना रहा था। दूसरी तरफ लाल कपड़ों वाली औरत खुद को समेटते हुए कह रही थी कि हम उन्हें और बढ़ने नहीं दे सकते, वरना वो हम दोनों के लिए खतरा बन जाएंगे। यी चेन ने उन दोनों को एक तरफ फेंका और कहा कि आपके डिसाइपल्स ने स्नो ईगल सेक्ट के साथ मिलकर साजिश रची और कुछ बुरा करने के लिए होली लैंड में घुस आए। अब आप इसका हिसाब कैसे करेंगे? यूसीएल फैंग ये खबर सुनकर दंग रह गया और सोच ही रहा था कि क्या करे। तभी डिंगले यांग ने अचानक यह राज खोल दिया कि यह शांग याओ पी का यी चेन है। हालांकि यह बात यकीन के काबिल नहीं थी, क्योंकि यी चेन तो सिर्फ एक बच्चा था। यी चेन ने इस बात को नहीं नकारा और कहा कि हाँ, मैं ही यी चेन हूँ, पर मुद्दा यह नहीं है। मास्टर, आपके चेलों ने दुश्मनों के साथ मिलकर गद्दारी की है, अब आप इसका क्या करेंगे? उस लिटिल बॉल्डी ने भी पूरी कहानी सुना दी, जिसके बाद यी चेन ने उसे भी पटक दिया, जमीन पर पटक दिया। और क्योंकि वहाँ कई गवाह मौजूद थे, तो सबने पूछा कि अब इस हालत से कैसे निपटा जाए। हालांकि डिंगले यांग अभी भी किनारे खड़ा होकर अपनी जिद पर अड़ा था, तो यू शाओफिंग ने तुरंत उसकी तरफ एक शॉक वेव भेजी, जिससे वो उसी जगह ढेर हो गया। यू शाओफिंग ने फिर मदद के लिए यी चेन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस नई पीढ़ी को वो काबू नहीं कर पाए, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। यी चेन अपनी सेकंड सिस्टर को लेकर वहां से निकल गया। जब वे दूर चले गए तो सेकंड सिस्टर ने पूछा कि उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट लीडर इतना भारी हाथ चलाएंगे। डिंगले यांग तो शायद। यी चेन ने शांति से जवाब दिया, चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। जब एक गद्दार बाहर वालों से मिला हो तो पहला काम उससे राज उगलवाना होना चाहिए था, न कि उसे बेरहमी से पीटना। क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? इससे पता चलता है कि उसे डिंगले यांग और स्नो ईगल सेक्ट के रिश्ते के बारे में पहले से पता था। उसने डिंगले यांग को जोर से इसलिए मारा ताकि हमें चकमा दे सके। जब यी चेन ने चिंचुआ को छिड़ाया तो वो थोड़ा शर्मा गई और उसका चेहरा लाल हो गया। यी चेन और सेकंड सिस्टर के जाने के बाद डिंगले यांग को फिर से बचा लिया गया। यू शाओफिंग ने उससे कहा, क्या तुम उठ गए? मुझे बुरा मत समझना, सबके सामने मुझे जवाब देना पड़ता है, इसलिए सख्त होना पड़ा। तुम्हारे शरीर के जख्म अब ठीक
ठीक हैं, पर तुम्हारी जड़ अब कभी ठीक नहीं हो सकती। पर कोई बात नहीं, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है और इस जिंदगी में तुम्हें उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने स्विंग का इस्तेमाल सिर्फ उन खजानों को हासिल करने के लिए किया था जो बाकी 3 पीक सीक्रेट रेल्म से लाए थे, और इसके बाद मुझसे संपर्क मत करना। तुमने उन्हें शांग याओ पीक से निपटने के लिए सैन जुआन होली लैंड में क्यों आने दिया? अगर बात बढ़ गई तो एक सेक्ट लीडर के तौर पर मैं इस गंदगी को कैसे साफ करूंगा? पर ये पूरी तरह बेकार नहीं गया। वो छोटा बच्चा यी चेन निकला, उसने मुझे काफी हैरान किया। आखिर मुझे एक बच्चे ने बुद्धू बना ही दिया। हमें सबसे पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। तुम स्नो ईगल सेक्ट को मैसेज भेज दो और वापस आ जाओ, फिर शांति से अपने जख्म ठीक करना। वो निडर एल्डर असल में सांग याओ पीक के यी चेन के हाथों मारा गया था। सीन बदलता है और इस वक्त यी चेन और उसकी माँ यी चिंगवू के बीच गहरी बात चल रही है। यी चिंगवू बहुत गुस्से में है। तुम्हारा मतलब है कि सेक्ट लीडर ने ही डिंगले यांग को स्नो ईगल सेक्ट के साथ हाथ मिलाने को कहा था? यी चेन ने समझाया। जब सिस्टर सीक्रेट रेल्म से वापस आए तब सनहुआन होली लैंड पर हमला करना यकीनन उसी का प्लान होगा। आखिर सीक्रेट रेल्म का माल आपस में बांटना उसके और स्नो ईगल सेक्ट के लिए ज्यादा फायदे का सौदा था। पर कल रात सांग याओ पीक पर हुआ हमला पक्का नहीं है, लेकिन यह तय है कि सेक्ट लीडर सांग याओ पीक पर कुछ न कुछ जरूर करेगा और उसे सख्त सावधानी बरतने के लिए तैयार रहना होगा। कौन है जो सांग याओ पीक पर मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी बाहर शोर मचता है और किसी दूसरे को आते देख यी चेन अपनी सीनियर सिस्टर का स्वागत करता है। चाओ चाओ जो अभी अभी वापस आई है काफी उत्सुक दिख रही है और लगातार चाओ चाओ उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। आखिर उन्हें मिले हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और वो इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया था। या तुम्हारे पास कोई ऐसा राज है जो तुम किसी को बता नहीं सकते? लेकिन यी चेन के पास इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसने फिर से वही पुराना बहाना बनाया। वो मैंने अपनी माँ की दी हुई दवाई खाई थी और अचानक बड़ा हो गया। शाओ शाओ के मिलते ही वो फौरन वहाँ से हटने का बहाना बनाता है ताकि गुफा में जाकर अकेले प्रैक्टिस कर सके। यी चिंगवू इस अचानक लिए फैसले से हैरान थी, पर शाओ शाओ समझ गई कि वो उसे अवॉइड कर रहा है। इसी बीच पीछे वाले पहाड़ की गुफा में सिंग यी जगह साफ करती है और यी चेन उसे पहले वापस भेज देता है। हालांकि लौटते वक्त सिंग यी ने गौर नहीं किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गुफा में ये चेन इस शरीर की पुरानी यादों को याद करता है। शाओ शाओ और ये चेन की उम्र में बहुत कम फर्क था और वो उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी और अक्सर उसे बुली करती रहती थी। बेहतर होगा मैं उससे दूर ही रहूं ताकि किसी मुसीबत में ना पड़ूं। अचानक गुफा में कोई दाखिल होता है। यी चेन को लगा कि शायद सिंग यी वापस आई है और वो उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी उसे एक गुस्से वाला चेहरा दिखा। मेरे आते ही तुम वहाँ से भाग गए, कल्टीवेशन के लिए नहीं बल्कि मुझे अवॉइड करने के लिए, है ना? मुझे सच बताओ, तुम रातों रात इतने बड़े कैसे हो गए? तुमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? जल्दी बताओ। यी चेन ने फौरन कसम खाई कि उसका इरादा उसे नजरअंदाज करने का नहीं था, पर 7th सीनियर सिस्टर ने कहा कि वो समझती है। फिर भी वो सच जानना चाहती थी क्योंकि उसे इसकी सख्त जरूरत थी। एक लड़की होने के नाते उसे चिंता थी कि उसका चेस्ट काफी छोटा है। यी चेन को अब मिसाल बनकर दिखाना था और उसका ड्रैगन क्लॉ हैंड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। उस समय लोगों का एक ग्रुप पहाड़ को सम्मान देने आया। लाल कपड़े पहने हुए लोगों का एक ग्रुप रेड लाइट के साथ नीचे उतरा। रेड डस्ट होली लैंड के तीसरे बड़े एल्डर लू चिंगचुन और उनके डिसाइपल्स ने सैनवान होली लैंड के एल्डर्स को सम्मान दिया। यू शाओफिंग अपनी चोर जैसी नजरों से सीधा उस लड़की को घूर रहा था। थर्ड सिस्टर ने कहा कि इस साल रेड डस्ट होली लैंड से बहुत कम डिसाइपल्स आए हैं, जबकि पिछले सालों में कम से कम 50 डिसाइपल्स होते थे। फोर्थ सिस्टर ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सालों से उन्हें हमसे कोई अच्छी डील नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो बस एक शो कर रहे हैं। सेकंड सिस्टर बोली, डिनर कंपटीशन में पहले मैं जाऊंगी। फोर्थ सिस्टर ने कहा कि सभी बहनों में सेकंड सिस्टर की सोर्ड्समैनशिप सबसे स्ट्रांग है। ये सुनकर चिंग शुआ ने एक ठंडी आह भरी क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप ये चेन जितनी अच्छी नहीं है जो शायद अभी क्लोज डोर कल्चरेशन में था। हालांकि किसे पता था कि यी चेन इस वक्त थका हुआ किसी की बाहों में लेटा था। उसे शक हुआ कि क्या यी चेन की ड्रैगन क्लॉ टेक्निक वाकई इफेक्टिव थी, जिस पर यी चेन ने उसे दोबारा ट्राई करने का सजेशन दिया। पर शाओ कोई बेवकूफ नहीं थी और उसे दोबारा तरबूज चुराने नहीं देने वाली थी। ऐसे स्कम को फेंक देना चाहिए और उसे अपने नुकसान की भरपाई के लिए छोड़ देना चाहिए। इसी बीच माउंटेन वर्शिप कंपटीशन चल रहा था। रेड डस्ट के डिसाइपल्स चिल्लाए कि और किसकी ऊपर आने की हिम्मत है। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी थोड़ा परेशान थे। उन्होंने सोचा था कि इस साल कम लोग आने से चीजों को हैंडल करना आसान होगा, पर एक डार्क हॉर्स सामने आ गया। उस इंसान की क्विक और अनयूजुअल मूव्स ने यूलिंगसी और अनमियाओहन को भी हैरान कर दिया। रेड डस्ट होली लैंड के एल्डर लियू चिंगचून इससे बहुत सेटिस्फाइड थे और बोले कि उनके डिसिपल्स थोड़े ज्यादा हैवी हैंडेड हो गए हैं, इसलिए बुरा न माने। इचिंग वू ने सेकंड सिस्टर को मुकाबले के लिए स्टेज पर भेजने की तैयारी की। तभी यूलिंगसी उन्हें सावधान रहने के लिए कह रही थी। इसी बीच सिंग यी को ऑर्डर्स मिले और वो पहाड़ के पीछे पहुंची और एकदम सही वक्त पर आ गई, वरना यी चेन मुसीबत में पड़ सकता था। सिंग यी ने रिपोर्ट दी कि कुछ गड़बड़ है और वो चाहती थी कि यी चेन जल्दी आकर टीम को सपोर्ट करे। जैसे ही चिंग शुआ स्टेज पर जाने वाली थी, यी चेन जल्दी से वापस आया और उसे एक तरफ खींच लिया। फिर उसने सुप्रीम प्यूपल टेक्निक का इस्तेमाल किया और कुछ सस्पिशियस पॉइंट्स ढूंढे। दुश्मन असल में भेष बदला हुआ एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट था।
इस वजह से हमारे डिसाइपल्स अक्सर 2 या 3 मूव से ज्यादा नहीं टिक पा रहे थे और हार रहे थे। इस आसान जीत ने दुश्मन को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया था। कुछ देर सोचने के बाद यी चेन ने अपने शक के बारे में बताया और फिर गुपचुप तरीके से चिंग शुआ को अपने प्लान के बारे में जानकारी दी। सेकंड सिस्टर भी आगे बढ़ी और सन्याओ पीक की चिंग शुआ ने कुछ गाइडेंस मिलने के बाद सलाह लेने के लिए कदम बढ़ाया। बिना किसी वेपन के स्टेज पर आकर उसने सबको हैरान कर दिया। एल्डर लू चिंगसन को लगा कि वो थोड़ा शो ऑफ कर रही है। चिंशुआ ने ग्रेसफुली अपना हाथ हिलाया और कहा, आ जाओ, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तभी ओपोनेंट ने उसे किक मारी, लेकिन उसी वक्त यी चेन ने चुके से ब्रेक द फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया। हालांकि दुश्मन का अटैक काफी खतरनाक था, पर अचानक उसकी स्पीड कम हो गई। चिंशुआ ने मौके का फायदा उठाकर उन्हें जोर का किक जड़ा। रेड डस्ट के डिसाइपल्स ये देखकर दंग रह गए कि उनका सीक्रेट फॉर्मेशन टूट चुका था। स्टेज पर बैठे एल्डर्स भी चिंशुआ की परफॉर्मेंस देखकर हैरान थे। ओपोनेंट पूरी तरह अपनी स्पीड बढ़ाने वाले फॉर्मेशन पर टिका था, पर जैसे ही वो टूटा, उनका चीफ सर्कुलेशन बिगड़ गया और उनकी रफ्तार धीमी हो गई। यी चेन ने अपनी मैजिक से उनके इल्यूजन मास्क को तोड़ने की कोशिश की, पर हैरानी की बात यह रही कि वो नाकाम रहा। जैसे ही वो कामयाब होने वाला था, दुश्मन वापस अपने डिस्गाइज वाले रूप में आ गया। यी चेन हैरान था और पास खड़ी शाओ ने पूछा कि क्या हुआ। रेड डस्ट के डिसाइपल्स ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है, तो वो जल्दी से वहां से भाग निकले। बाकी डिसाइपल्स ने भी ये सब देखा। ग्रैंड मास्टर ने मजे लेते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे डिसाइपल्स तो बड़े शर्मिले निकले, बस एक गेम हारते ही भाग गए। लियू चिंगशान बस शर्मिंदगी में जवाब दे पाए। उसी समय यी चेन ने शाओ को समझाया कि यहाँ कोई मास्टर मौजूद है जिसने मेरे फॉर्मेशन को तोड़ा है। नहीं, जिस इंसान ने वो वॉर किया उसकी कल्टीवेशन बेस मुझसे भी ऊपर है। यी चेन अचानक चेहरे पर एक चमक के साथ बाहर भागा, ये इशारा करते हुए कि उसने उस इंसान को ढूंढ लिया है। पता चला कि रेड डस्ट का एक डिसिप्लिन अपनी चोटों से ठीक होने के लिए जंगलों में गया था। पहले निकले हुए इंसान ने उसके पास जाकर मैदान में हुई दिक्कत की रिपोर्ट दी। वो लाल बालों वाला इंसान भी हैरान था कि कोई उनकी सॉल्यूशन टेक्निक को कैसे तोड़ सकता है। उसने उसे सावधानी से सांस लेने और दूसरों को मौका न देने की सलाह दी। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि यी चेन पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। ये उम्मीद से बाहर था कि रेड डस्ट के वो लोग जो सेक्ट के हेड के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं, मामूली डिसाइपल्स के बीच छिपे थे। ऐसा लग रहा था कि ये खेल अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। इस वक्त यी चेन और शाओ गेस्ट हाउस पहुंचे। ऐसा लग रहा था कि रेड डस्ट होली लैंड कोई साजिश रच रहा है और चालें चल रहा है। अचानक काले कपड़ों में कुछ लोग फैले और एक शख्स का पीछा किया जो दीवार फांदकर पिछले आंगन में आया था। उन्होंने देखा कि एक काला नकाबपोश हाथ में मैप लिए कुछ इशारे कर रहा था और कोई अनजान टेक्निक इस्तेमाल करके वहां से निकल गया। जब उन्होंने उस इंसान को जाते देखा तो यी चेन और चाओ जांच करने के लिए वहां पहुंचे। उन्हें उस जगह एक पेड़ की जड़ मिली जहां से वो इंसान गया था, जो शायद किसी फॉर्मेशन का बेस पॉइंट था। यी चेन फिर इचिंग वू के कमरे में गया और एक ऐसा प्लान बताया जो उनके इरादों को नाकाम कर सकता था। कुछ डिस्कशन के बाद इचिंग वू उठी और तैयारी करने चली गई। अगले दिन इचिंग वू तुरंत ग्रैंड मास्टर के पास गई और रिपोर्ट दी कि उन्हें पहाड़ के नीचे एक डिसाइपल की बॉडी मिली है जिसे कल रात मार दिया गया था। ये खबर सुनकर ग्रैंड मास्टर बहुत हैरान रह गए, जबकि उनके पीछे खड़े रेड डस्ट डिसिपल्स आपस में चर्चा करने लगे। इचिंग वू ने तुरंत अंदाजा लगाया कि ये शायद स्नो ईगल सेक्ट का बदला हो सकता है और पक्का पिछली बार का कोई बचा हुआ बंदा पहाड़ों और जंगलों में छिपकर मुसीबत खड़ी करने के मौके का इंतजार कर रहा है। उनके बगल में खड़ी यान चिंगचून ने पहले सोचा कि शुक्र है कि उसने उन पर शक नहीं किया, लेकिन ये सुनकर कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो तुरंत मना करना चाहती थी। हालांकि सेक्ट लीडर के चेहरे पर पक्का इरादा देकर वो बस बेमन से मान गई। देर रात एल्डर यान जमीन पर झुकी हुई थी और बता रही थी कि सैन जुआन होली लैंड के इंतजामों की वजह से उनके लिए कोई भी चाल चलना नामुमकिन हो गया है। उसके सामने बिस्तर के सिरहाने पर एक काला नकाबपोश शख्स पालथी मारकर बैठा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही रेड डस्ट होलीसन था। खुशकिस्मती से ये सिर्फ 3 दिनों के लिए था, इसलिए उसने नीचे के डिसाइपल्स को अपनी एनर्जी बचाकर रखने और तैयार रहने का ऑर्डर दिया। जिस कोर्टयार्ड में वो रुके थे उसके बाहर कड़ा पहरा था और यी चेन फिलहाल छत से सब देख रहा था। आज ये सब उसके प्लान का हिस्सा था, पर वो इसे सिर्फ 3 दिन तक ही टाल सकते थे। ग्रैंड मास्टर गुस्से में चिल्लाए क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे और उन्होंने अब तक कातिल को नहीं पकड़ा था। इचिंग वू बस सिर हिलाकर कह सकी कि उन्होंने अपने टारगेट की पहचान कर ली है। फिर अभी अभी बाहर आए शख्स को देखकर चिन शुआ ने घबराहट में हालात के बारे में पूछा। इचिंग वू ने जवाब दिया, हम अब और देर नहीं कर सकते। अगर आज रात कोई रिजल्ट नहीं निकला तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा। फिर उसने पूछा कि क्या छोटे चेन की तरफ से कोई खबर है? अगर वो सिक्लूजन से बाहर आ जाए तो मामला और भी सिक्योर हो जाएगा। रेड डस्ट होली लैंड के प्लान का मुकाबला करने के लिए यी चेन फिलहाल अपनी केव में बंद होकर अपनी सोर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस कर रहा था। शाओ बाहर बेसब्री से इंतजार कर रही थी और म्याओहन और युलिंगसी भी हालचाल पूछने आई। पता चला कि यी चेन पिछले 3 दिनों से सिक्लूजन में था। वो सब सोच रही थी कि क्या वो अंदर झांक सकती हैं। तभी अचानक पत्थर की दीवार चकनाचूर हो गई और फिर सुनहरी रोशनी का धमाका हुआ और छोटे पत्थर हर तरफ उड़ने लगे। यी चेन अपने चेहरे पर उत्साह के साथ बाहर आया। उसने आखिरकार
का टेंशियन 9 सोर्ड्स टेक्निक में महारत हासिल कर ली थी, जो बहुत ताकतवर थी। हालांकि अभी हुए धमाके ने उसकी सीनियर सिस्टर्स को तितर-बितर कर दिया और फिर ये चेन की तरफ से दर्द भरी चीखें सुनाई दी। दूसरी तरफ रेड डस्ट होली सन्स आराम से चाय पी रहे थे और कह रहे थे, आज 3 दिन की डेडलाइन खत्म हो रही है, चलो इम्प्रेसनमेंट डिवाइन फॉर्मेशन लगाने की तैयारी करते हैं। अगली रात ये चेन कुछ सिस्टर्स को बाहर टहलाने ले गया। ऐसा लग रहा था कि अब जाल बिछाने का समय आ गया है और उसी वक्त कुछ नकाबपोश जवान चुपके से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही उनमें से एक जमीन पर कुछ गाड़ने वाला था, यी चेन अचानक वहां आ गया और पूछा, आधी रात को बाहर निकलकर तुम लोग क्या कर रहे हो? हालांकि सामने वाला बिल्कुल नहीं डरा और उसकी तरफ झपटा, पर यी चेन ने भी इसे बर्दाश्त नहीं किया। उसने ठंडी नजरों से उसे देखा और अपनी तलवार चलाई। अगले ही पल एक सोर्ड ऑरा उठी और हवा में लहर की तरह फैल गई। रेड डस्ट होली सन्स के चेले फॉर्मेशन लगाने के लिए बाहर भेजे गए थे और एल्डर यांग चिंगचुन इस बात को लेकर परेशान थी कि वो अब तक वापस क्यों नहीं आए। उन्होंने खुद को हर हालात के लिए तैयार कर लिया था और उन्हें पता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो क्या करना है। जब उन्होंने दरवाजे के बाहर शोर सुना तो बाहर जाकर देखा कि जिन लोगों को उन्होंने भेजा था उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। उन चोरों को इचिंग वू और बाकी लोग वहां लेकर आए और इचिंग वू ने पूछा, आपके डिसाइपल्स आधी रात को चोरी छिपे बाहर क्या कर रहे थे? एल्डर यांग चिंगचून बेचैन हो गई क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। उसने शांत रहने का नाटक किया और दावा किया कि ये चारों स्नो ईगल सेक्ट से हैं। हालांकि इचिंग वू की आंखें ठंडी हो गईं और उसने एल्डर लू से कहा कि जरा करीब से देखें और अनजान बनने का नाटक न करें। उसने साफ कह दिया कि ये चारों लोग रेड डस्ट होली लैंड के ही हैं। एल्डर यांग चिंगचुन ने हैरान होने का नाटक किया और कहा कि ये नामुमकिन है। उसने फिर उन्हें गौर से चेक किया। तभी ग्रैंड मास्टर वहां आए और पूछा कि रात के इस वक्त मेहमानों को क्यों परेशान किया जा रहा है। बहनों ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कुछ लोगों को साजिश रचते हुए पकड़ा है और वो सब रेड डस्ट होली लैंड के डिसिपल्स हैं। एल्डर यांग चिंगचून ने तुरंत मान लिया कि उसने उन्हें अच्छे से डिसिप्लिन नहीं किया और वो बस 4 छोटे चोर थे। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई और उन्हें वहीं ढेर कर दिया। यू शाओफेंग ये बेतुका नजारा देखने के लिए बिल्कुल सही समय पर वहां पहुंचा। उन्होंने दावा किया कि वो अपना घर साफ कर रहे हैं और सबको सफाई दे रहे हैं। शाओ इससे खुश नहीं थी और उसने साफ कहा कि ये तो सीधे सीधे गवाहों को चुप कराने के लिए किया गया कत्ल है। पर इसी पल यी चेन अचानक रेड डस्ट होली सन्स के पीछे दिखाई दिया और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। यू शाओफेंग अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, पर एल्डर यांग चिंगचुन परेशान थी क्योंकि वो अपना दर्द बयान नहीं कर पा रही थी। इचिंग वू ने यह भी कहा कि जिन 4 लोगों को अभी मारा गया उन्हें हमने स्पेल सेट करते हुए पकड़ा था। भाई इस बार रेड डस्ट होली लैंड में जरूर कोई साजिश चल रही है। ये बातें सुनकर यांग चिंगचून घबरा गई कि अब क्या करें, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इसी बीच वो जवान लड़की जो हवा में लड़ रही थी वो भी बुरी तरह हैरान थी। उसने सोचा कि ये लड़का चुपचाप मेरे इतने करीब आ गया और मेरी इतनी मूव्स का मुकाबला कर लिया, जबकि इसका कल्टीवेशन लेवल ज्यादा नहीं है। इसके बाद इतने कमाल के क्यों है? ये तो होली लैंड ऑफ इमॉर्टल फेट की टेक्निक नहीं है। आखिर इस लड़के का असली वजूद क्या है? वहीं कुछ ही दूरी पर डिंगवॉन ने फिर से मुसीबत खड़ी करना शुरू कर दिया। स्नो ईगल सेक्ट को होली लैंड के अंदर लाते हुए उन्होंने कहा कि अब शरीफ बनने की जरूरत नहीं है और सीधे हमला कर दो। एक होली सन के रूप में उसने देखा कि ये चेन इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपने स्कूल की यूनिक स्किल अनबीटेबल डायमंड का इस्तेमाल किया ताकि ये चेन को उड़ा सके। ये देखकर यू शाओफेंग का चेहरा उतर गया क्योंकि ये स्किल सिर्फ तब सिखाई जाती है जब रेड डस्ट स्कूल में पावर का ट्रांसफर होता है। ये चेन ये सब देखकर मजे ले रहा था और सोच रहा था कि आखिरकार इस छोटी लोमड़ी की पूंछ पकड़ में आ गई, क्योंकि उसके चेले उसे होली सन कहकर बुला रहे थे। अचानक खून से लथपथ एक डिसाइपल भागता हुआ आया और बोला, मास्टर बहुत बुरा हुआ, स्नो ईगल सेक्ट हमला कर रहा है। अगले ही पल एक उड़ते हुए चाकू ने उसकी जान ले ली। तभी दूसरा गंजा एल्डर और उसके आदमी वहां जबरदस्ती घुस आए। ग्रैंड मास्टर ने गुस्से में कहा, क्या तुम लोग दुनिया के कायदे कानून भूल गए हो जो बार बार हमारे होली लैंड ऑफ इमॉर्टल फेट को परेशान कर रहे हो? ये सुनकर वो गंजा आदमी पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, हा हा हा, क्या तुम फिर से वही नाटक करना चाहते हो? क्या तुमने ही हमें लूटने के लिए नहीं बुलाया था? किसने कहा था कि लूट का माल 50-50 बटेगा? ये सुनते ही आसपास के लोग हैरान रह गए और उनका मन किया कि वो ग्रैंड मास्टर को कूट दें। इचिंग वू बहुत कंफ्यूज थी और उसने पूछा कि होली लैंड ऑफ इमॉर्टल फेट तो एक एन्चांटमेंट से प्रोटेक्टेड है। पिछली बार डिंगवे यंग लोगों को अंदर लाया था, पर इस बार डिंगवे यंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बाहर आकर बोला, हाँ ये मैं ही था। ये सुनकर इचिंग वू दंग रह गई और बोली, भाई आपने तो कहा था कि आपने उसे क्लिफ ऑफ रिफ्लेक्शन में कैद कर दिया है, फिर वो बाहर कैसे आया? डिंगवे यंग अचानक चिल्लाया, चुप हो जाओ। सन हुआन होली लैंड में मुझे 2 लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है, एक तुम जिसने मेरा पिछला हिस्सा छीना और दूसरा वो जिसने मेरा अगला हिस्सा छीना। इसलिए तुम्हें तबाह करके ही मेरे दिल को शांति मिलेगी। दूसरी तरफ यू शाओफेंग को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो रेड डस्ट होली लैंड से मदद मांगने की सोच रहा था। ये चेन बिल्कुल हैरान था। ये लोग साफ तौर पर आपस में मिले हुए थे और सैन जुआन होली लैंड पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। डिंगवे यंग ने फिर से एक्सप्लेन किया, चिंता मत करो, दोपहर में हेडमास्टर के नाम पर हर पिए को जहर मिली हुई शराब दी गई है। अब तक तो वो सब कीचड़ की तरह ढेर हो गए होंगे। इसके तुरंत बाद रेड डस्ट होली सन्स अपनी चाल चलने के लिए तैयार थे। हालांकि
क्योंकि वो डिवाइन सप्रेशन अरे का फॉर्मेशन पूरा नहीं कर पाए थे। पर कई पीक्स के गायब होने से अब खतरा कम था। जब हालात बहुत बिगड़ने लगे तभी सिस्टम ने एक नया टास्क दिया, होस्ट अब मैं आपको एक साइन इन टास्क देता हूँ, यूसीएल के लोगों की रक्षा करें और सैन जुआन के सेक्रेड लैंड को इस तबाही से बचाने में मदद करें। सैन जुआन की मदद करना तो ठीक था, पर इमॉर्टल यूसीएल को बचाना, क्या मैं कसम खा सकता हूँ कि मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इस वक्त सैन जुआन होली लैंड पर हर तरफ से हमला हो रहा है और ईचिंग वू अपने डिसिपल्स के साथ डटकर दुश्मनों का सामना कर रही है। जैसे ही स्नो ईगल सेक्ट का वो गंजा लीडर आगे बढ़ने वाला था, यी चेन ने बाहर निकलकर अपनी उंगली से इशारा किया और 10,000 swords रिटर्निंग टू सेक्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे अनगिनत तलवारें दुश्मन की तरफ उड़ने लगीं। इचिंग वू अपने बेटे की ताकत देखकर दंग रह गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये तलवारें उनके पूर्वजों के हथियार हैं। दूसरी तरफ रेड डस्ट होली सन्स को स्नो ईगल सेक्ट की कमजोरी पर गुस्सा आ रहा था और उन्होंने अपने डिसिपल्स को एक फॉर्मेशन बनाने का ऑर्डर दिया ताकि सबको फंसाया जा सके। सन्याओ पीक चारों तरफ से घिर चुका था और श्याओ, इचिंग वू और एन मियाओहान की कोशिशों के बाद भी वो उस बैरियर को नहीं तोड़ पा रहे थे। चिन शुआ ने समझाया कि इस फॉर्मेशन की इकलौती कमजोरी वो डिसिपल्स हैं जो इसे चला रहे हैं, पर वो इस वक्त अंदर सील थे, इसलिए उन पर हमला करना नामुमकिन था। यी चेन ने एक जोरदार चाल से फॉर्मेशन तोड़ने की कोशिश की, पर रेड डस्ट होली सन्स बाहर नजर रखे हुए थे और उसे मुश्किल में डाल रहे थे। यू शाओफेंग ने बताया कि किसी भी पेचीदा फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए दिमाग का शांत होना जरूरी है। तभी यी चेन के दिमाग में एक प्लान आया और उसने यू शाओफेंग के कपड़े खींच दिए, जिससे फॉर्मेशन संभालने वाले शख्स को उल्टी आ गई और पूरा फॉर्मेशन ढह गया। यी चेन और उसके साथी वहां से बचकर वापस सन्याओ पीक पहुंचे, जहां इचिंग वू ने तुरंत डिफेंसिव फॉर्मेशन चालू करने का ऑर्डर दिया। हालांकि दुश्मन के चेलों ने उनका पीछा जारी रखा, जिसकी वजह से वो सीधे डिफेंसिव बैरियर से जा टकराए। इचिंग वू बाकी 3 पीक्स को लेकर फिक्रमंद थी और उसने तुरंत मदद भेजने को कहा। अगले ही पल सन्याओ पीक से रोशनी की एक किरण निकली। ये नजारा देखकर डिंगवे यंग घबरा गया। वहीं दोनों बूढ़े अभी भी हैरान थे कि आखिर चल क्या रहा है। डिंगवे यंग ने जल्दी से बताया कि ये चेलों को वापस बुलाने का सिग्नल है। ये सुनकर रेड डस्ट होली सन्स ने कोई ध्यान नहीं दिया और तीनों पीक्स को कब्जे में लेने की तैयारी करने लगे। डिंगवे यंग आगे कुछ बोलना चाहता था, पर रेड डस्ट होली सन्स ने उसे पकड़ लिया और अपनी जुबान पर लगाम देने की चेतावनी दी। सान्याओ पीक पर चिनशुआ और उसके लोगों ने सिग्नल भेज दिया था और उन्होंने देखा कि यी चेन कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। उसने पीछा किया और पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो यी चेन ने समझाया कि वो स्नो ईगल सेक्ट के कपड़े पहनकर उन पर अचानक हमला करना चाहता है। चिनशुआ ने बहस की कि ये बहुत खतरनाक है और उसे किसी चोर की तरह काम नहीं करना चाहिए, पर यी चेन जानता था कि अगर वो इजाजत मांगेगा तो कोई राजी नहीं होगा, इसलिए उसने खुद पहल करना बेहतर समझा। तभी अचानक चिनशुआ ने पूछा कि क्या कोई कपड़े बचे हैं। उसी वक्त बाकी 3 पीक्स पर कत्लेआम और तबाही मची हुई थी। दुश्मन भेड़ियों की तरह घुस आए थे और आगजनी और लूटपाट कर रहे थे। स्नो ईगल सेक्ट के चेलों ने बूढ़े को हालात की जानकारी दी और सान्याओ पीक पर हमला कर दिया। उस बूढ़े के इरादे बहुत नेक नहीं थे। तभी एक चेले ने रिपोर्ट दी कि इचिंग वू और उसके लोग पीछे के पहाड़ से आ रहे हैं। उसने तुरंत उन्हें रोकने का ऑर्डर दिया। रात के समय कुछ लोग पीछे के पहाड़ के पास पानी के किनारे पहुंचे। बूढ़े ने पूछा कि वो कहाँ हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तभी अचानक पानी में हलचल हुई और 2 पानी के बवंडर उठे। सामने वाली पार्टी को तुरंत समझ आ गया कि ये एक जाल है और उन्होंने भागने की कोशिश की। जो पीछे रह गया उसे तलवार ने चीर दिया। फिर अनगिनत कीमती तलवारें बारिश की तरह बरसने लगीं और कमजोर डिसाइपल्स सीधे ढेर हो गए। गंजे बूढ़े ने ये टेक्निक देखी और अंदाजा लगा लिया कि ये यीचन का काम है। वो इतना चिढ़ गया कि उसने गालियां देना शुरू कर दिया। बस इतना ही दम है तुझमें, कमीने बाहर आ और मर्द की तरह लड़। अंधेरे में छिप कर वार करने वाला कैसा हीरो है। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, पीछे से एक तलवार उसके पार हो गई। उसने जल्दी से मुड़कर वार किया और चिल्लाया, तुम धोखे से लड़ रहे हो और युद्ध के नियमों को नहीं मान रहे। तभी यी चेन सिंग यी और चिनशुआ के साथ सामने आया। उस बूढ़े को गालियां देते देख चिनशुआ अपनी तलवार निकालने वाली थी, पर यी चेन ने उसे रोक लिया। उसे समझ नहीं आया कि उसे क्यों रोका गया। उसे लगा कि वो दुश्मनों को टुकड़ों में संभाल सकते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साथ 2 बड़ी मछलियां फंस जाएंगी। रेड डस्ट होली सन्स को पहले से अंदाजा था कि उसके पास कुछ प्लान्स हैं। गंजा बूढ़ा अपने साथियों को देखकर खुश था और यी चेन को मिलकर मारना चाहता था। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने फॉर्मेशन लगाने की तैयारी की और बूढ़े से साथ देने को कहा। जब वो सोच ही रहा था कि मदद कैसे करनी है, तभी अचानक उसका शरीर फूलने लगा। उसे अपनी मौत तक अंदाजा नहीं हुआ कि उसका इस्तेमाल किया गया है। रेड डस्ट होली लैंड के पास कई खतरनाक तरीके थे, जिनमें एक बलि देने वाला फॉर्मेशन भी था। अगले ही पल वो गंजा बूढ़ा एक इंसानी बम की तरफ फट गया। गाइस, अगर आप इस मांगा का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो इस वीडियो पर 100+ लाइक्स और 50+ कमेंट्स पूरे करने होंगे। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, नेक्स्ट पार्ट तुरंत आ जाएगा। तब तक मैं एक नई सीरीज पर काम शुरू कर रहा हूँ, जिसकी वीडियो 2 से 3 दिन में आ जाएगी या शायद उससे भी जल्दी। सपोर्ट करते रहो।